अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं भाई। आज है वीकेंड और वीकेंड पे अलग ही वाइब्स होते हैं और वीकेंड के जो थॉट्स होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और आज आप लोगों ने क्या करना है, क्या प्लान कर लिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्लान कर लें, क्योंकि भाई ये प्लानिंग बड़ी ज़रूरी होती है। वीकेंड मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इससे पहले हमने अपने शोज़ में हमेशा वीकेंड पे डिस्कस किया है कि जी आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम इन्जॉयमेंट की बात करते हैं ना तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को मत भूला करें, क्योंकि कराची में अगर आप तफरी गाहों पर जाते हैं, कराची में अगर आप पिकनिक पॉइंट्स पर जाते हैं तो सबसे पहला कंसर्न किसी भी फैमिली के हेड का ये होता है कि जी वहाँ पर सेफ्टी भी हो और किसी किस्म की कोई ऐसी नागवार जो है वो बात भी ना हो जाए। और डिफरेंट हमारे मसाइल है कराची शहर में, जैसे कि वो जो मोबाइल स्नैचर होते हैं सबसे ज़्यादा वो कॉमन है। तो जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि आपने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप आउटडोर जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि कोई इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर है तो चले जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आउटडोर जाना ही है तो फिर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में जाएं जो कम से कम उस तरह आउटडोर ना हो, या कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो या फिर कोई वीआईपी रेस्टोरेंट हो जहाँ पर आप जा सकें, कोई होटल हो जहाँ पर आप जा सकें और ईजिली इंजॉय कर सकें, और जो आपकी वीकेंड वाइब्स है वो आप कम से कम अच्छे से गुजारें और अपना वीकेंड अच्छे से गुजारें। चले जी, जब हम बात करते हैं सैरो तफरी की, जब हम बात करते हैं अच्छे इन्वायरमेंट की, तो हमारे जहनों में क्या चीज़ें आ रही होती हैं? मुल्क से बाहर की वो मनाजिर आ रहे होते हैं कि जी घूमने का मतलब ये है कि अच्छा इन्वायरमेंट होगा, सैरो तफरी होगी, ट्रैवल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी फैमिलीज़ डिसार्टेड होकर सोचती हैं कि जी बाहर चलते हैं, मुल्क से बाहर चलते हैं। लेकिन मुल्क से बाहर जाएं तो जाएं कहाँ? स्टूडेंट जाएं तो जाएं कहाँ? और अगर उनको मुल्क से बाहर जाना है किसी स्टूडेंट वीज़ा की वजह से, किसी फैमिली वीज़ा की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, तो फिर वो जा सकते हैं जी फ़िनलैंड। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आप फ़िनलैंड कैसे जा सकते हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, स्टार्टअप्स के लिए क्या है। तो इस पर बात करने के लिए शाहज़ेब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शाहज़ेब भाई, ये बताइए कि आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ़िनलैंड के हवाले से। कितनी इंपॉर्टेंस है इस जी कंट्री की कराची के स्टूडेंट्स के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे वहाँ पर जाया जा सकता है? अच्छा साहब, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टार्ट लिया है कि जो घूमने फिरने के हवाले से बात हो रही थी। तो फिनलैंड एक वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री है वो तमाम टूरिस्ट के लिए जो जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। तो जाहिर है वो एक शेंजन कंट्री है और विद फैमिली वो अलाउ करता है कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए एक शॉर्ट स्टे करके आप तमाम जो उन ममालिक के अंदर शेंजन कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। तो आप फिनलैंड का वीजा लें और तमाम जो 26 कंट्रीज हैं आपके लिए वो ओपन हो जाते हैं। आप वहां जाएं, विजिट करें, घूमें फिरें फैमिली के साथ और फिर अपने एक लॉन्ग स्टे कंप्लीट करके वापस भी आ सकते हैं। तो ये बड़ा इजी वीजा है फिनलैंड के हवाले से। अगर हम एज अ टूरिस्ट वीजा बात करते हैं तो इसकी बड़ी कम फीस है, 90 यूरो टोटल इसकी कॉस्ट आती है। इसमें छोटा सा बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है और फैमिली के साथ अगर आपका वीजा लगता है तो फिर आप वहां पर जाके अपनी 7-8 दिन जो मतलब आपने जो मतलब दिन है या जो आप 15 दिन 20 दिन का भी आप इसमें प्लान बना सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज को आप ऐड कर सकते हैं शेंजन के। तो एक बड़ा अच्छा जो कॉम्बिनेशन है उन पाकिस्तानियों के लिए और कराची स्पेशली जिस तरीके से अभी यहाँ का वेदर चल रहा है, तो एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन उनका बन सकता है। सही। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर हम पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा जो क्यूरीज आती है हमारे पास तो वो ये आती है कि आप हमें वो कंट्रीज बताएं कि जिसमें फैमिली के साथ जा सके। अभी आप बात भी फैमिली की कर रही थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो लोग फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, वरना आपको पता है कि स्टूडेंट वीजा में अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हो गए कि आप वो इंडिविजुअल या सिर्फ मेन एप्लीकेंट जा सकते हैं स्टूडेंट पे। लेकिन फिनलैंड ये एक ऐसा कंट्री है मतलब शेंजन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। वो आपके बच्चे जो 18 साल से कम उम्र हैं, आपके स्पाउस और आप तमाम लोग जो अपना ये वीजा लेकर वो जा सकते हैं। और एक और जो इसकी सबसे जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी वो क्या है, वो ये है कि जो स्पाउस हैं वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर खुद जाते हैं मेन एप्लीकेंट के तौर पे, तो वो तो उनको तो मतलब जो वर्क अलाउ है ही 20 आवर्स पर वीक, लेकिन साथ में जो स्पाउस होती है उनको फुल टाइम वर्क अलाउड है। तो उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है जो जिनके बच्चे हैं और जो साथ में सेटल होना चाहते हैं फ्यूचर में। हमने जैसे पहले भी हमेशा बताया कि स्टूडेंट वीजा एक बेहतरीन रूट वो उन तमाम लोगों के लिए कि जो बच्चों के साथ जाना चाहते हैं,
पहले वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें बैचलर मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उनको इजीली मिल जाता है, जिसमें आप 2 इयर्स के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब आप ढूंढ सकते हैं। और जब आपको जॉब वहां पे मिल जाती है तो ब्लू कार्ड आपको इशू होता है। ईयू ब्लू कार्ड आपका कहलाता है, यूरोपियन ब्लू कार्ड। तो आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर कंटिन्यूअसली रह सकते हैं। तो तकरीबन अगर आप 5 से 8 साल मैनेज कर लेते हैं यूरोप में वहां पे जॉब्स के हवाले से, तो आपको सिटीजनशिप भी ऑफर हो जाती है। अच्छा सब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आखिरी में आपको एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताऊं कि फिनलैंड की जो एजुकेशन है वो वन ऑफ द टॉपेस्ट मतलब एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो एजुकेशन की रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं बैचलर्स की, मास्टर्स प्रोग्राम की या इवन स्कूल लेवल की, तो उसका सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि उसके एक तो आपको एक और भी बात पता होगी कि फिनलैंड के अंदर जो भी आपने स्नैचर्स के हवाले से बात की थी, या जो पाकिस्तान जो कराची के अंदर अनरेस्ट सिचुएशन जो मौजूद है, तो फिनलैंड मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट कंट्री है। वहां पर क्राइम जो रेट है बिल्कुल जीरो है वहां का। और आप अपनी फैमिली के साथ अगर वहां पर जाते हैं तो सेटलमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा मेंशन किया कि बड़ा पीसफुल जो है वो फिनलैंड है और वहाँ पर स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट से, फिर हम फैमिली पे आएंगे और फिर बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट जो हैं वो जिस फेज़ में होते हैं या जिस स्टेट में होते हैं फाइनेंशियली, वो इस तरह की होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बात मैं हमेशा बार बार इसलिए कहती हूँ कि जब भी कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपना बजट ही चेकआउट करता है। उसको पता होता है कि ठीक है, अगर मैंने ट्रैवल करना है, अगर किसी ने घूमने जाना है, तो ऑब्वियसली उसके पास इतना बजट है, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है, तो वो घूमने के लिए जा रहा है। लेकिन जिन्होंने कमाने के लिए भी जाना है और जिन्होंने अपने स्टूडेंट जो हैं, जो इन्होंने एजुकेशन के लिए भी जाना है, तो कमाने जाना है, पढ़ने के लिए भी जाना है, कुछ फ्यूचर भी जहन में है, कुछ हालात भी बदलने हैं, वो लोग फिनलैंड जाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें और इसमें कितने पैसे लगते हैं स्टूडेंट्स के? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। 3 कॉम्बिनेशंस आपने इसमें ऐड किए। हाँ। एक तो पढ़ाई के हवाले से, दूसरा कमाने के हवाले से और तीसरा सेटलमेंट के हवाले से। तो सब इसमें इन तीनों कॉम्बिनेशंस जो आपको मिल जाते हैं फिनलैंड के अंदर, क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आती, क्योंकि सबसे पहली बात ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। इसमें अगेन एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है। पहले हम थोड़ा सा अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसेज हैं वो 5,000 यूरो से स्टार्ट होती हैं, जिसमें बैचलर्स के प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान या आम फैम में अगर उनको बताएं तो तकरीबन ये 15 लाख रुपए से आपकी फीस स्टार्ट होती है, जो कि पूरे साल की फीस है ये। अच्छा सब इसमें जब हम बात करते हैं फीसेस की तो पूरे साल की फीस होती है। अब हम किसी भी पाकिस्तान के या कराची के इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जो आजकल पर सेमेस्टर फीस चल रही है या जो पर ईयर फीस है, ये उससे भी कम फीस है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीसेज हैं। तो उस एतबार से अगर हम कंपेयर करते हैं, फिर दूसरी चीज जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है रैंकिंग के एतबार से। पाकिस्तान की बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 400 से 500 रैंकिंग में आती हैं। आज तक पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी 200 या 300 रैंकिंग में नहीं आती, लेकिन फिनलैंड की बेशतर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको 200 टॉप 200 के अंदर मिल जाती हैं। तो इट मींस कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिल रही है वहां पर। इसके अलावा आपको लो कॉस्ट लो बजट के अंदर यूनिवर्सिटीज भी मिल रही हैं। और वो तमाम लोग अगेन हमेशा के जिनको 5,000 यूरो भी ज्यादा लग रहे हैं, उनके पास ये 15 लाख रुपीस का अमाउंट भी नहीं है। तो अगेन यहाँ पर एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर उनके पास इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज का मेरा हमेशा मतलब ये होता है कि जिनकी 85+ इंटरमीडिएट में है, वो मतलब कॉमर्स से है, वो प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, आईटी में है, और अगर उनके आइल्स के स्कोर्स अच्छे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उनकी अच्छी है, तो सब इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उनके स्कॉलरशिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन 100% फीस वेवर भी है फिनलैंड के अंदर। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और इनके पास जो पब्लिक प्राइवेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और लो बजट के अंदर वो इजीली पाकिस्तान से मूव हो सकते हैं। सही, लो बजट में वो इजीली पाकिस्तान से मूव हो सकते हैं। अब क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो पूरा फिर हम ये सेशन जो है कंपाइल कर लेते हैं उस हवाले से। इंटर का स्टूडेंट है या मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो कैसे अप्लाई करे, कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट की, तो फिनलैंड में ऐसी अपॉर्चुनिटी जरा कम है कि जिसमें हम इनिशियल बेसिस पे किसी डिप्लोमा या फाउंडेशन कोर्सेज में एडमिशन ले सके। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे हम पाकिस्तान में अगर हम कॉस्ट लगाते हैं कि अगर मैट्रिक के बाद कोई स्टूडेंट है और वो फर्स्ट एडमिशन लेकर अपने किसी भी कॉलेज के साथ वो इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा नहीं आती, उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, ठीक है ना।
उसकी कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट आपको पता है 20-25 हज़ार 50 हज़ार के दरमियान आएगी। उसकी कोर्स की कॉस्ट है या उसकी अपनी कोई भी कॉस्ट उसमें आप इंक्लूड कर लें, ईयरली फीस इंक्लूड कर लें। लेकिन अगर यहाँ से जाके फिनलैंड में वो एक मैट्रिक का स्टूडेंट अपना फाउंडेशन किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसमें उसकी कॉस्ट एक तो ज्यादा आती है और उसमें लिमिटेड बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं क्योंकि कॉलेजेस वहां पर ज्यादा लिमिटेड है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए। तो मेरी प्रेफरेंस जो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स है पाकिस्तान के, उनकी मेरी प्रेफरेंस यही है कि वो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करें और इंटर के बाद तो उनके पास बेशतर ऑप्शन अवेलेबल है कि वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए मल्टीपल यूनिवर्सिटीज वहां पे मौजूद है, स्कॉलरशिप्स मौजूद है और उसमें अप्लाई करें। इवन उनकी अगर कम परसेंटेज भी इंटरमीडिएट में आ जाती है तो डजंट मैटर, वो सिक्योरली अपना एडमिशन ले सकते हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशन के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और लो कॉस्ट के अंदर उनके तमाम एडमिशन भी हो सकते हैं। और वो वहां पर आवर्स पर वीक कुछ 20 आवर्स पर वीक तमाम जगहों पे अलाउड होते हैं, वो काम भी कर सकते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को ड्यूरिंग द स्टडीज वो बेयर भी कर सकेंगे। सही, ठीक है जी, चले इस पर मजीद बात करते हैं लेकिन ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, फैमिली वीज़ा के हवाले से और ट्रैवलिंग वीज़ा के हवाले से, और कंट्री है इस दफ़ा फिनलैंड। और शाहज़ेब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब भाई ये बताइए कि सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़ें और अच्छा पढ़ने के बाद अच्छे ग्रेड्स लेकर वो अपने करियर में कुछ ख़ास करें, तो क्या इसके लिए मुल्क से बाहर जाना ही ज़रूरी है? दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इंटर के या मैट्रिक के, वो कौन सा ग्रेड उनका हो, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, या क्या ग्रेडिंग सिस्टम है जिसके बायस वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनका ए ग्रेड आता है, A1 ग्रेड भी होता है, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और वो कहते हैं जी हमारा प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट हो गया। क्या वजूहात होती है? देखिए सब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ना अवेयरनेस है। हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास अवेयरनेस नहीं है या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो उससे फुली अवेयर हो सके कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं क्या। मैं हमेशा बात करता हूँ HEC के हवाले से कि हमारा एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का एक अपना प्लेटफॉर्म है HEC का, उसके ऊपर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं। इवन अभी यूनाइटेड नेशंस की एक मल्टीपल इंटर्नशिप आई हुई है जो कि 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का। तो ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उसके लिए रिसोर्स का मेंटेन रखना, अपनी नॉलेज का मेंटेन रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली काफी सारी आ रही होती है। फिर आपने ग्रेडिंग सिस्टम की बात की कि पाकिस्तान से उनके अच्छे ग्रेड्स अगर आ भी जाते हैं तो क्या उनको इंटरनेशनल जाना जरूरी है? हाँ। तो सब बिल्कुल ऐसे ही है कि अपने देखें, आप अगर पाकिस्तान का कोई एजुकेशन सिस्टम से अपनी एजुकेशन आप डिग्री ले लेते हैं तो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका होना विच इज समथिंग डिफरेंट। पाकिस्तानी एक्सपोजर, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर काम करना, जहां पर आपको पता है कि अभी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज या लिमिटेड एक्सपोजर है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। तो जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो आप ग्लोबलाइज हो जाते हैं, आपके पास आपका हॉरिजन इंक्रीज हो जाता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत इंक्रीज हो जाती है। शाहज़ेब भाई, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो A1 ग्रेड लेते हैं और यूजुअली हमारे यहाँ पर आमतौर पर ये बात की जाती है कि जी अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं तो आप वैसे ही बाहर चले जाएंगे, आपको तो कोई भी यूनिवर्सिटी बुला लेगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड ऑल दैट। बट फिर भी A1 ग्रेड वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बाहर नहीं जा पाते। क्या हर्डल होती है, क्या मिस्टेक करते हैं वो? हाँ देखिए, आपने रिफ्यूजल की बात की कि अगर वो A1 ग्रेड लेने के बाद भी अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोई उनका केस रिफ्यूज अगर हो गया है, हाँ। तो देखिए उसके कॉमन रीजंस होते हैं ना, वो अगेन यही होते हैं कि आपका A1 ग्रेड तो पाकिस्तान में आ गया था, लेकिन आपने कंट्री कौन सा चूज करना है। देखिए हमारी सबसे कॉमन रीजन है ना, वो लोग कंट्री वो चूज करते हैं कि जिनके अपने को रिलेटिव उस कंट्री में बैठे हुए हैं। अब पता नहीं कि उस वहां की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है, वहां के एजुकेशन सिस्टम क्या है, और उस टाइम पे वीजा रेशो क्या चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इटली के हवाले से, इटली का इस टाइम पर वीजा रेशो 12% है, लेकिन हमारे तमाम स्टूडेंट्स पाकिस्तानी वो उनको सिर्फ जो एक चीज अट्रैक्ट कर रही होती है कि वहां पर फ्री एजुकेशन है, 100% जो फ्री एजुकेशन है, इवन वहां पे स्टाइपेंड में मिल रहा है। लेकिन आप ये तो देखें कि वहां का वीजा रेशो क्या है, टोटल 12% वीजा रेशो है। इसके अलावा वहां पर अपॉइंटमेंट्स का इतना फुकदान है कि इतनी डिफिकल्टी से 2-2 साल 3-3 साल आपकी वेटिंग है और उसके बाद भी आपका करियर जो है तबाह हो जाता है। तो एक कॉमन मिस्टेक लोगों की यही है कि राइट कंट्री वो चूज नहीं करते, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो राइट अपना कोर्स चूज नहीं करते।
वो ये देखते हैं कि जो कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं और उनके पास लिमिटेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होते हैं। अब एक बच्चा अगर उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसको वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर इनरोल कर देंगे, या अगर वो कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है, देखिए अगर आपका करियर अलाइन नहीं है आपकी गोल्स के साथ और वहां की एजुकेशन सिस्टम के साथ जो आप करने जा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें केस ऑफिसर को पता है। आपका जब एसओपी प्रिपेयर होता है, जब आपका करियर प्लान आपका सबमिट होता है एम्बेसी में, तो वो आपकी करियर अलाइनमेंट देखते हैं कि जो आप पढ़ने जाना चाहते हैं, क्या आपके पास्ट किसी एक्सपीरियंस से, आपके एजुकेशन से, आपके गोल्स के साथ वो अलाइन है या नहीं है, या वो ड्यूरिंग द इंटरव्यूज आपसे ये चीजें एनालाइज कर लेते हैं। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन एक तो होना जरूरी है, राइट डायरेक्शन होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन में जो अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं वो है फेक डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबा कि फेक डॉक्यूमेंटेशन जो कोई भी लगाएगा, हम ही समझते हैं कि वो वहां पर उसको नहीं स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फेक डॉक्यूमेंटेशन अगर आप अटैच करते हैं या आप सबमिट कराते हैं बाहर जाने के लिए, तो जाहिर है आपका प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। ये किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इनको अवेयरनेस नहीं होती, या फिर इसकी जो रिजेक्शन आती है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेनल्टी भी होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेन जो अगेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिस गाइडेंस। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टीचर्स प्रोसेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के कि हम आपका खुद प्रोसेस कर लेते हैं स्टूडेंट वीजा में, आप बस ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। या इसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल कंसल्टेंट्स का भी है कि जिस कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, इवन बहुत सारे ऐसी जगहों पे भी सिचुएशंस होती हैं कि उन्होंने जब ये देखा कि उनके कजन, उनके किसी रिलेटिव में कोई एक ऐसे फेक डॉक्यूमेंट पे उस कंट्री पहुंच चुका है, तो अब उनके पास वो एग्जाम्पल सेट हो गई। वो आके कंसल्टेंट्स को एग्जाम्पल देते हैं कि जनाब आप क्यों मना कर रहे हैं, वहां पर तो मेरे फ्रेंड का या मेरे रिलेटिव का इसी तरीके से हो गया था, उसने तो जाली एक्सपीरियंस लेटर लगा दिया था और उसका तो फिर भी प्रोसेस हो गया। तो ये तमाम चीजें स्क्रूटनी बेसिस पे चलती हैं कि अगर वो स्क्रूटनी के अंदर आपका आ जाता है नाम और वो अगर डिग्री या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता या उनको लीगलाइज फॉर्म में वो चीज नजर नहीं आ रही होती, तो आपने बात की पेनल्टी के हवाले से, तो इसकी सभा बहुत एक बड़ी पेनल्टी है कि जिसमें तकरीबन वो 5 इयर्स का बैन भी कर देते हैं, इवन 10 इयर्स का बैन कर देते हैं। अच्छा। और जब आप किसी भी दूसरे कंट्री में फ्यूचर में वीजा अप्लाई करेंगे, तो वहां पर हर दुनिया में हर कंट्री के वीजा के फॉर्म्स में लाजमी चीज मेंशन हुई होती है कि आप कहीं से डिपोर्ट हुए हैं, कहीं पे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो वीजा रिफ्यूजल की वजूहत क्या थी। तो ये डेंट लगाने वाली बात है अपनी प्रोफाइल के ऊपर ओवरऑल। तो उन तमाम नाजरीन जो बाहर के हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं, ऑल दो बाहर जाना हर एक का गोल जरूर है, लेकिन वो कहीं गलत डायरेक्शन पे ना जाएं, गलत डॉक्यूमेंटेशन अटैच ना करें, या अपनी राइट इंफॉर्मेशन के साथ अपना 100% दें। उसके बाद वो केस ऑफिसर इंशाल्लाह आपको वीजा भी इशू करेंगे और एक प्रॉपर आपकी एसओपी हो, एक कंप्लीट गोल के साथ अगर अपना केस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके सबमिट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक वीजा उसमें रिफ्यूज हो सकता है। सही, बिल्कुल आपको अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करानी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, किसी किस्म का कोई बैन नहीं लगेगा। हाँ, आपका केस प्रोलॉन्ग हो सकता है, आपको टाइम लग सकता है, आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, तो उस वजह से आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। अच्छा शाज़िब भाई, जिस तरह से ये फेक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपने बात की, तो सडन मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि हम जब ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट भी मिसगाइड करते हैं और बहुत सारे ट्रैवल एजेंट भी लोगों से पैसे खा जाते हैं। तो दोनों ही सूरतों में लोगों को कैसे पहचान हो कि ट्रैवल एजेंट जो है वो सिंसियर है, वो पैसे नहीं खाएगा, वो ठीक से गाइड करेगा, क्या देखना चाहिए और फिर ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने पैसे खाने की बात की, तो मैं बिल्कुल हमेशा ये अवेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो फीस का ब्रेक डाउन है ना, वो आपको लाजमी पता हो। फीस का ब्रेकडाउन का मतलब ये कि जितने भी एजेंट्स हैं ना, उन्होंने ज्यादातर एजेंट्स ने अपने पैकेजेस बनाए हुए होते हैं। लेट्स से कि आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है, तो पूरा पैकेज आपको दे दिया कि 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब 20 लाख रुपए में आपको नहीं पता कि उसका क्या ब्रेकडाउन है, कितनी वो आपकी एडमिशन फीस पे करेगा, कितनी ट्यूशन फीस पे करेगा, वीजा फीस क्या होगी, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस कितने का आ रहा है, उसमें होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन कितने की लगेगी। तो जब तक आपके पास एक कंप्लीट पेमेंट का ब्रेकडाउन आपको वो ना दे और एग्जैक्ट आपको अमाउंट्स ना पता हो, तो आप कोई भी पेमेंट ना करें। क्योंकि देखें, यही वो एक जो सिलसिला होता है कि एजेंट छोटे छोटे अमाउंट्स के ऊपर, इवन मैं आपको बताऊं कि जो नोटरी अटेस्टेशन होती है, वो जाहिर बात है आप कहीं पर भी जाते हैं तो 20 रुपए से 50 रुपए के दरमियान एक कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा फोटोकॉपी नोटराइज अटेस्टेशन हो जाता है। लेकिन एक एजेंट एक डॉक्यूमेंट का भी कम से कम आपसे 150 से
₹200 चार्ज कर रहा होता है। जी। अब आपको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो उसने पूरा पैकेज आपको दे दिया और आप भी उससे नहीं जो पूछते कि ये जो मैं 20 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, इसका ब्रेक डाउन क्या है? सही। इसमें कितनी वीज़ा फीस होगी? तो उसमें मैं मतलब आपको बताऊँ, अगर वो पैकेज आपको 20 लाख का दे रहा है, हाँ। तो उसमें कम से कम भी वो आपके 12 से 15 लाख रुपए वो आपके स्पेंड होंगे और बाकी सारा अमाउंट एजेंट के पास जाएगा। तो सबसे पहले आप उसकी ये पूछें कि उसकी कंसल्टेंसी अपनी फीस क्या है, उस एजेंट की अपनी, और जो पेमेंट का ब्रेकडाउन, ये जो भी पैकेज आपको बता रहा है उसका ब्रेकडाउन अगर आपको पता है, फिर आप इंटरनेट पे उन तमाम फीसेस को वेरीफाई करें। अगर वो मेडिकल की कॉस्ट आपको XYZ कोई भी बता रहा है, वीजा फीस कुछ बता रहा है, तो आप इंटरनेट पे सारे फीसेस को पहले वेरीफाई करें, क्योंकि 99% फीसेस सब वेरीफाई हो जाएंगी इंटरनेट के थ्रू। बाकी सिर्फ उसकी जो अपनी कंसल्टेंसी होगी उसमें आप निगोशिएट कर सकते हैं कि जनाब अगर आप 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं तो आप इतना अमाउंट चार्ज कर लें, उसमें निगोशिएशन हो जाती है। बाकी जो स्कैम्स की आपने बात की कि कैसे एनालाइज किया जाए किसी एजेंट को या किसी कंसल्टेंट को, तो सब उसका अगेन बड़ा जो इजी रूट है वो है इंटरनेट के ऊपर उनकी प्रॉपर। अच्छा, अब बहुत सारे देखिए, मैं हमेशा एक डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल शाजिब भाई, डिटेल में बताइए। हाँ जी। एक कंटेंट क्रिएटर और एक है कंसल्टेंट्स, विच इज समथिंग डिफरेंट। हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर है सिर्फ, वो एजेंट्स हैं, वो कंटेंट क्रिएटर हैं कि वो आपको बता देंगे आपको अगर जापान का वीजा लेना है तो कैसे अप्लाई होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन उनको लीगल बाउंड्रीज का नहीं अंदाजा। लीगल बाउंड्रीज में उनके पास आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कंसल्टेंट को पता है, वो एजेंट्स को नहीं पता होता। तो कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे ऐसे लोग वीडियोस बनाते हैं और लोग इंप्रेस हो जाते हैं उनका थंबनेल देख के कि अरे स्पेन ने तो पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो वो बेसिकली ऐसा नहीं होता रियलिस्टिकली, विच इज समथिंग डिफरेंट। तो इस तरह की वीडियोस को देखकर, इस तरह के थंबनेल को देख के इंप्रेस ना हो जाएं, उस पर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। और अगेन मैं जो लास्ट चीज कहता हूं हमेशा कि आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे, जैसे अगर आप कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं तो आप लिखें टॉप इमिग्रेशन कंसल्टेंट पाकिस्तान, तो अगर गूगल ने उनको रैंक किया हुआ है तो इट मींस उनकी कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि गूगल के कोई 200 से ज्यादा फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे वो वेबसाइट को रैंक कर रहा है, जिसमें गूगल के रिव्यूज भी शामिल हैं, उसका ओवरऑल बैकग्राउंड कंसल्टेंट का, उसकी अपनी रजिस्ट्रेशंस, उसका जो गूगल के रिव्यूज हैं या उसके टेस्टिमोनियल्स उनके क्लाइंट्स के। तो आप उनको सबको वेरीफाई अगर करते हैं और आपको लगता है कि उसका एक अच्छा नाम पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में नाम है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी, और आपके साथ स्कैम्स होने के चांसेस कम से कम होते हैं। चलें जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह से जितनी भी ये गाइडलाइंस बताई हैं शाजिब भाई ने, ये ज़रूर आप अपने माइंड में रखें और इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि जब भी आप किसी को ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करते हैं तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो शाजिब भाई ने आपको बताई कि ख़ुद बड़े रिकग्नाइज, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो ट्रैवल गाइड करते हैं, ट्रैवल गाइडर हैं और ट्रैवल एजेंट हैं, तो ये चीज़ें जो उन्होंने आपको बताई हैं ज़रूर आप अपने माइंड में रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ब्रेक का वक्त है शाजिब भाई, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से मिलवाते हैं। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हमारे पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट की। यकीन करें हमारे पास इतना टैलेंट है कि अगर हम ये टैलेंट ढूंढते रहें और आपके सामने लाते रहें ना, तो शायद बहुत सारे शोज़ कम पड़ जाएं, लेकिन ये टैलेंट कम नहीं पड़ेगा। हम अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं या फिर हम पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देख रहे होते हैं, हम हॉलीवुड से, बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी सराउंडिंग में कुछ इतने ज़बरदस्त लोग मौजूद होते हैं, कोई ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद होते हैं कि जिनको देखने के बाद आप कहते हैं कि ये लोग यहाँ सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, इनको तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर होना चाहिए था। और बहुत जल्द ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आएंगे और छाएंगे। मैं बात कर रही हूँ हसन जमील की, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने कंटेंट क्रिएशन की वजह से छा गए हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए भाई, इतना अच्छा काम, इतना टैलेंट, कहाँ थे आप अब तक? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं बस शुरू से फैमिली में क्लास क्लाउन, स्कूल में भी टीचर्स फेवरेट और सबकी मिमिक्री, दोस्तों में भी महफिल की जान, तो बस करते कराते अब समझ आए कि सब लोग इतना कंटेंट क्रिएशन, इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी हुई है, तो मुझे भी अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करना चाहिए। मैंने स्टार्ट 2014 में लिया था, जब इमरान खान की मिमिक्री से, जब उन्होंने धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में। अच्छा। तो बस फिर क्योंकि इतनी अकल नहीं थी, मैं छोटा था कि इस चीज को
सस्टेन किस तरह करना है। तो फिर एक लंबे अरसे का गैप आया, फिर एजुकेशन भी थी, फिर जॉब्स भी थी। तो 2024 में मैंने फिर इवेंचुअली जॉब से मार्केटिंग जॉब्स को फेयरवेल किया और उसके बाद आई जंप स्ट्रेट इनटू कंटेंट क्रिएशन और एवर सिंस मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, फिर अब आप ट्रैवलिंग और कंटेंट क्रिएशन की तरफ हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से आप मिमिक्री करते हैं ना, दैट्स अमेजिंग। अभी वो भी आपसे करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं कि कब रियलाइज़ हुआ कि आप ये कंटेंट मेकिंग कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं? फर्स्ट अपीयरेंस क्या थी? स्कूल से शुरू किया या किस तरह से आपकी जर्नी रही? डेफिनेटली मैंने स्कूल से ही शुरू किया। जब मैं 8th ग्रेड में था, हाँ, जो मेरे मैथ के टीचर थे उनकी आवाज बड़ी भारी थी और वो बड़ा इस तरह करके बोलते थे, बॉय साइलेंस, आवाज ना है मुझे किसी की। तो उनकी मैं नकल उतारता था और सरप्राइजिंगली फन फैक्ट कि वो खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, माइंड नहीं करते थे वरना टीचर्स माइंड कर जाते थे। सही, यहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और यहीं से आपको पता चलता है कि भाई अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है आपकी किसी चीज़ के ऊपर, किसी टैलेंट के ऊपर, तो फिर आप उसको मजीद जो है वो मेकअप करते हैं और फिर आगे जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी क्या रीसेंट प्लान्स क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है? वैसे आपका सोशल मीडिया तो मैं देख रही थी, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त आप चीज़ें कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके रीसेंट प्लान्स क्या हैं? अच्छा, मेरे रीसेंट प्लान्स ऑनेस्टली बताऊं तो अभी आई एम जस्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूं और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कैरेक्टर्स मैं कर सकता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल अभी मैंने डोनाल्ड ट्रम्प किया, मैंने वो जादू वाला किया, ऋतिक रोशन, रोहित मेहरा, फिर मैंने ये जो स्टोनर्स होते हैं जो ड्रग्स करते हैं, अवेयरनेस के लिए कि ये लोग किस तरह एक्ट करते हैं, कि इनकी एनलाइटनमेंट के लिए मैंने इनको थोड़ा सा मॉक किया कि ये किस तरह की बातें करते हैं कि बस ब्रो मुझे सब पता है और किसी को कुछ नहीं पता। फिर काफी सीरीज है, सीजन्स है जिनकी मैंने पैरोडीज की हुई हैं। तो और फिर डिफरेंट लाहौरी पाकिस्तानी जो हमारे लोकल एक्सेंट्स हैं वो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किए हुए बचपन से। तो ये सब कुछ चल रहा है और ऑनेस्टली एंड गोल कोई खास उस तरह का नहीं है। मैं उतना सोचता नहीं हूँ कि मैं दिस इज वेयर आई वांट टू एंड अप, बट यस डेफिनेटली आई वुड लव टू एक्ट ऑन अ बिगर स्क्रीन जहां पे मुझे अपना टैलेंट ज्यादा से ज्यादा खुल के दिखाने का मौका मिले। तो दैट्स द गोल, बट लाइक आई सेड कि सिर्फ all I'm doing is कि I'm just trying to enjoy the process। बिल्कुल। अच्छा, कॉमेडी करना या इस तरह के जो फन एलिमेंट्स होते हैं ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसमें ये कहा जाता है कि टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वाकई ये बड़ा मुश्किल काम है कॉमेडी करना, हसन? 100% सबा। कॉमेडी सबसे मुश्किल काम कहते हैं कि किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है और ये एक बहुत अच्छा काम भी है एट द सेम टाइम। तो इसमें ये होता है कि आई फील लाइक सम पीपल आर गिफ्टेड एंड आई वोंट से कि मैं गिफ्टेड हूं या क्या, बट आई डू फील लाइक आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट डूइंग अ कैरेक्टर या जब मैंने 4 बंदों में बैठ के उनको हंसाना है और अगर मैं कोई कैरेक्टर बन जाऊं तो वो मौके पे वो कहते हैं ना आमद, वो इतनी ज्यादा आमद होती है कि आई नो कि वो जैसे मैं कैरेक्टर में जाऊंगा ना तो मैं हंसाना शुरू कर दूंगा, कोई ना कोई जोक निकल आएगा। बिल्कुल, आई कैन, तो इसका होता है। बिल्कुल, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो सडन जो कहते हैं ना कि यू आर ब्लेस्ड, कोई भी शख्स कहे ना कि भाई आई एम ब्लेस्ड या समवन इज ब्लेस्ड, उसका मतलब यही होता है कि उनके पास इतना टैलेंट है कि वो फौरन से जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं या उन पर आमद होती है। तो अभी किस चीज़ की आमद हो रही है आप पे, जरा बताएं आप। आमद देखिए, मैं तो एंटरटेनर हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प की तो आमद बहुत शिद्दत से हुई भी है। तो बस फिर बताएं हमें भाई, आगे डोनाल्ड ट्रम्प। जरूर जरूर। It was a beautiful, beautiful day in Lahore. And I gotta say, so I love the show, City 21. And I've spent a lot of good time with my childhood in Karachi. And I gotta say, I love it. What are your memories, sir? I used to go to Aladdin Park and Sea View. I gotta say, I loved it. And the Safari Park was amazing. And there was KB's Kikon. I loved it. It was very good. I gotta say, I loved it. Okay, where did you enjoy the most? I gotta say, Kimari and Hawke's Bay were my favorite points because I'm a nature lover. I gotta say, I love the Hawke's Bay. Can you speak Urdu? Can you speak Urdu, sir? थोड़ी मिनट आती है, थोड़ी आती है। Okay. किमाड़ी में क्या क्या आपने देखा, कैसे एंजॉय किया किमाड़ी में आपने?
Well, I sailed in my boat and I went to different places. There was an island, and there were a lot of crazy, weird people there, but I loved them. They were great, and it was a pleasure being there. The water was not so clean. It was greenish, but still, it was a great experience. बिल्कुल सर, अभी चल रहा है काम, हम कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी ठीक हो जाएगा। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पाकिस्तान में आपको सब कुछ अच्छा और ठीक ठीक मिलेगा। अच्छा ये तो बताएं ना कि आप ऐसे क्यों करते हैं काम, के लोग आपको इतना क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आप एक्टिव होते हैं एक्स पे, और फिर आप इतना ज़्यादा जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, क्या सर, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? I gotta say, बदनाम ही सही मगर नाम तो होगा। And I don't care. अच्छा चले। I don't care what they say about me. हाँ। I don't care because I always listen to my heart, and I only want peace in the world. I don't want any war. Okay. So you love Pakistan, na? You love Pakistan, na? I love Pakistan. I've been trying to leave and get back to USA, but I love the Pakistani food. I love the siri pie. I love the nihari, Java nihari. I love it. अच्छा, तो ये बताएं आपको कोई मिला ऐसा जिसका मतलब कोई कराचीआइट मिला, किसी कराचीआइट से बात हुई आपकी, क्या बातें हुई आपकी? Well, I meet a lot of Karachiites, and there was this guy, and I don't know what he was talking about, but he was talking to me like, "Andre Donald Trump, अबे ये कहाँ पे आ गए? इधर कराची में नहीं आना था। अगर आ गए हो ना तो जरा ध्यान से घूमना पड़ना, ठीक है? अब यहाँ पे काफी खराब लोग भी हैं भाई, तुम्हारा फोन ना ले जाए, तुम्हारे सफेद बालू जैसे बाल ना को ले जाए." And I didn't know what he was talking about, but that's how he talked. सर वो आपको खबरदार कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि आपने कैसे कैसे कराची में जो है वो ट्रेवल करना है। लाहौर गए, फिर क्या हुआ सर? When I went to Lahore, I met someone from Lahore. He was from Govandi, and he was talking to me like, जोन सा है, कैसे है ड्रम साहब? हुआ किसी ने पान तो नहीं खिला दिया? आए इधर बैठे हैं, आपको हमसीडी पावे खिलाए जरा, आप क्या जो है वो सच फूड खाते रहते हैं अमेरिका में। And he was, I think he was talking about the food of Lahori food. And I gotta say, I loved it. It was good food. It was good food. And I had some pain in my gut. और कहाँ गए, किस किस से मुलाकात हुई आपकी? I went to Peshawar. I loved it. And I went to Chitral as well. And the people there were talking to me like, "Oh यार, Trump साहब किधर आ गए हो भाईजान? ओ यार ऐसे तो नहीं होता था यार, कभी आओ ना यार हमारे पास कोयटा खुशबू लगा के, ओ भाईजान." And very sweet voices, very sweet accents. I gotta say, I love it. A lot of different culture, different provinces, different accents. I gotta say, I love Pakistan. Oh yes, we have beautiful culture, we have beautiful people and amazing Hassan Jameel. अमेजिंग अमेजिंग, आप जितनी अच्छी मिमिक्री कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, अमेजिंग, व्हाट अ टैलेंट। मतलब इस तरह का टैलेंट जो हमारे मुल्क में है, पाकिस्तान में है, आई एम श्योर कि आप जितने टैलेंटेड है आप बहुत आगे जाएंगे। अभी हम आपको जो है ना वो जादू भी बनवाएंगे और बताएंगे कि भाई जादू के क्या मसाइल हैं और जादू क्या करता है, और रोहित जो है उसकी वालदा ने उसको क्या कहा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंटेंट क्रिएटर हसन जमील हमारे साथ मौजूद हैं। मज़े मज़े की हम बातें कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त वो मिमिक्री कर रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि जितनी मैंने उनकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी ना, सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनसे परफॉर्म करवा लूँ। लेकिन मैं हसन से पहले खुद पूछती हूँ, ये बताने से पहले कि हम उनसे अभी कौन सा जो है वो मिमिक्री करवाने लगे। हसन, आपकी फेवरेट कौन सी है मिमिक्री जो आपने की हो, आपको बहुत मज़ा आया हो, आपने बहुत इन्जॉय किया और आपने कहा हो कि ये मास्टर क्लास है, ये मास्टर पीस? जी हसन। जरूर सबा, आई थिंक जो ये जो स्टोनर्स होते हैं, ये जो नशे वगैरह करते हैं, हाँ. जो ये हैश वगैरह स्मोक करते हैं, हाँ. से नो टू ड्रग्स, हाँ. और इनको मैंने थोड़ा सा इनकी पैरोडी की थी कि ये इनकी किस तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, इनकी आवाज किस तरह की होती है और ये किस तरह बात करते हैं। तो आई थिंक वो एक तो मुझे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिली थी कि मैं इतनी अवेयरनेस फैला रहा हूँ, और ये जो एक्सेंट है, आई वुड लव टू शो दिस टू यू। क्या कहती हैं आप? श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज।
तो ठीक है, सिचुएशन हमने बना ली है कि जैसे जादू वाला जो वो है रोहित, हाँ। और दूसरी जगह जो दोस्त है वो है चेल्सी, तो ये दोनों किस तरह करेंगे? तो पहले जादू। ठीक है। आइला, ये तो मेरे चेस क्यों नहीं थे? ये तो बहुत ही गलत बात है। आइला, जादू मार, इसको मदद करो। तो आगे से चेल्सी, ब्रो मेरी बात सुन, अगर तुझे लगता है ना मैं बस ऐਵੇਂ ही जॉइंट पीता रहता हूँ ये वो सब, तो ब्रो तेरी भूल है ब्रो, मेरी बड़ी रिसर्च है ब्रो, मैं पूरी दुनिया को समझ चुका हूँ, ठीक है ना? मैं वैसे भी रात को एक सोने के बाद और एक सुबह उठने से पहले पीता हूँ। और अगर तुझे लगता है कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है ना, तो मेरे साथ किसी भी गेम में आ जा, स्टेमिना अगर चेक करना है, लूडो स्टार में आ जा, कैंडी क्रश में आ जा, चेस में आ जा, ब्रो मैं तुझे देख लूंगा, ठीक है ना? ब्रो मैं हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब करता हूँ, ठीक है ना? और वैसे भी जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग थे ब्रो सब पीते थे, ठीक है? तो मैं भी इसीलिए ब्रो, मैं थीरा भी पीती थी। आइला, ये तो बहुत ही गलत बात है। माँ, मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल किया गया। माँ, ये मेरा दोस्त नहीं है। माँ, That's how it goes. या वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अगर मैं रोहित से कुछ सवालात करूं तो रोहित मेरे सवालात के जवाब देंगे? Of course. ओके रोहित, ये बताएं आपकी फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही हैं? आइला, मेरी गोली निकल गया तो ब्लॉकबस्टर थी। अब मुझे लगता है मेरा टाइम निकल गया। अब तो नई फिल्में शाहरुख खान ही बनाई जा रहे, कभी जवान तो कभी पठान, और सलमान भाई तो भाईजान वाली फिल्में बनाई जा रही। ये तो बहुत ही गलत बात है। माँ, जादू, मेरा तो कोई फिल्म ही नहीं चल रहा। बस आपकी तो तस्वीरें आती हैं और इसके अलावा कुछ और खास काम क्यों नहीं कर रहे आजकल आप? मैं जिम जाता हूँ, मैं बॉर्नवीटा भी पीता हूँ, और मुझे माँ कहती है कि बॉर्नवीटा पीना चाहिए, उससे बॉडी बनती है। ओके, जिम जाते हैं आप, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ, काम तो खुद ही हो जाते हैं। ओके, तो ये बताएं कितने फैंस बन गए आपके? कितनी पोस्ट आप जो है ना रोजाना अपलोड कर रहे होते हैं अपनी? आएगा, मैं 2 से 3 रील्स अपलोड करता हूँ। कभी कभी मुझे लोग कमेंट में बहुत बुरे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मैं उनको पिन कर देता हूँ, क्योंकि यही तो मोटिवेशन होती है कि मैंने कुछ लाइफ में बड़ा करना है। आएगा, जादू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ज़बरदस्त हसन, बहुत अच्छी आप मिमिक्री कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि आपके टाइमिंग जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अच्छा, आपसे इंस्पायर होके बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर लोग भी मौजूद होंगे जो कि आपकी तरह बनना चाहते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें और ये कैसे हो जाता है? चलिए ठीक है, यू आर ब्लेस्ड, आपके अंदर स्किल्स थी, आपके अंदर बॉर्न टैलेंट था, आपने कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो पॉलिश किया होगा ना आपने, किसी चीज़ के ऊपर तो आपने काम किया होगा अपनी। सब आई थिंक ये एक ऐसी जर्नी है, ये जर्नी ऐसी है जो आपको सिखाती है विद टाइम, हर दिन थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है। आप जो स्टार्ट जहां तक लेने की बात है उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। आपको यू डोंट हैव टू बी टैलेंटेड टू स्टार्ट एनीथिंग। यस, आप शुरू करते हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप डेली एक चीज में अपनी मेहनत कर रहे हो तो उसमें आपको रिजल्ट तो मिलेगा। फॉर मी, मैंने जब स्टार्ट लिया तो कुछ भी कोई आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर प्लान, बस मैंने जो आइडियाज लिखे हुए थे बहुत पहले से अपने जर्नल में, मैंने 1-2 एग्जीक्यूट किए। वो एक मेरी सीरीज थी जो मैंने की थी, जिम कैरी की एक फिल्म है डम एंड डम्बर। उसमें ओपनिंग सीन है कि वो एक बंदी से एक रास्ता पूछता है कि आप बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी किस साइड पे है, तो उसी सीन को मैंने रिक्रिएट किया। और फिर वो जब बंदी उसको रास्ता बताती है तो वो उसकी नकल उतारता है कि वो उसका एक्सेंट पिक करता है कि कौन सा एक्सेंट है, तो वो ऑस्ट्रिया का एक्सेंट होता है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट डू द सेम फॉर्मेट और इसके अंदर मैं लोकल एक्सेंट्स अपने सारे करूं। वहां से मैंने स्टार्ट लिया, फिर मैंने उसमें लाहौरी, पेशावरी, कराची और ये सारे एक्सेंट्स मैंने किए। कराची का कोई एक्सेंट करके दिखाएं कि किस तरीके से आप बात करते हैं, और कोई सिचुएशन करें, कोई सिचुएशन बनाएं ताकि हम लोग देख सकें कि आप कैसी मिमिक्री करते हैं कराचीइट्स। देखिए, कराची की सबसे मुझे फनी बात लगती है ना कि कोई नॉर्मल भी बात कर रहा होता है तो वो हर वर्ड के साथ एक राइम करता है जो जिस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। जिस तरह अब कोई अगर टिपिकल कराची कहेगा लियारी वाली साइड का, तो वो अगर बोलेगा रेड को, एक तो वो रेड को बोलेगा रेड, अब रेड कलर
अबे रेड वेड कलर मेरे को नहीं पसंद, 7 अप पी लो भाई, अबे चालिया वालिया खा लो भाई, अबे निहारी बिहारी का कोई प्रोग्राम नहीं बना क्या? हाँ तो ये मुझे बचपन से बड़ा फनी लगता था कि जो भी बात करनी है उसके साथ एक राइमिंग वर्ड बिला वजह का लगाना है। हाँ, अबे बातें बातें मत करो, क्या हो गया भाई, पान वान खा लो, अबे रिव्यू चल, अबे बोडरिया चले क्या, कोलाची से टिक्के विक्के खा लेना भाई, क्या हो गया, रिव्यू हो दो, टफनी करेंगे भाई। हाँ सही। तो अच्छा इस तरह से वो लोग बात करते हैं। हाँ अच्छा हसन, पाकिस्तानी कोई सेलिब्रिटी जिनकी आप मिमिक्री करना चाहें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी हो आपको पसंद हो, उनकी आप अगर हमें मिमिक्री करके दिखाएं तो? खलीलुर रहमान। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। जी खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप हूँ। कैसी हैं? आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा खलील साहब आप ठीक ठाक हैं, सब ठीक है? जब आप बात कर रही थी हम्म, तो मैं बीच में नहीं बोला, खुदा आपसे गुजारिश है, जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में बात बोलिएगा। जी मैं बीच में नहीं बोल रही, आप प्लीज बात तेरा? कीजिए। 3 जून की रात को मुझे एक पार्टी पे बुलाया गया, तो मैं चला गया, और पार्टी पे जाके मुझे कहा गया क्या कि कहा? बिजली का बिल बहुत ज्यादा, अच्छा, कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा। पार्टी में बिजली का बिल ज्यादा है, ओके। यस यस यस, दिस वाज खलीलुर रहमान। दैट्स ग्रेट। मैं तो आप जो एक्ट कर रहे थे, मैं तो उसमें गुम हो गई थी और मैं कह रही थी बस मैंने सवाल करते जाना है और बस आपने जवाब देते जाना है। इट्स रियली ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, अब ये जो मिमिक्री आप कर रहे हैं, इसको कहीं आपने आगे लेके जाने का सोचा है? आपने अभी इससे पहले कहा कि नहीं अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को प्लान करनी होती हैं कि अगर आप जाना चाहें स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ तो क्या आप जाना चाहेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया का आपने कहा बिल्कुल आप आना चाहेंगे, तो इसी को ऑर्गेनाइज करने का आगे क्या प्लान है? सबब मैंने कोई 25 to 30 शोज स्टैंड अप के तो कर लिए हुए हैं। स्टैंड अप तो मैं ऑन ऑफ करता रहता हूँ, गिग्स आती हैं। आई डू शोज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। मैंने जीआई के यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया हुआ है, नस्ट में किया हुआ है, लाहौर में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में शोज किए हुए, एक्सपो सेंटर में मैंने परफॉर्म किया हुआ है, डिफरेंट जगहों पे मैंने, और रेस्टोरेंट्स में भी मैं ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी को भी मैं काफी सीरियसली ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरा गोल है वो है एक्टिंग, टू लैंड इनटू ड्रामास एंड फिल्म्स। बट उससे पहले जो मिमिक्री की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो मेरा ये है, आई वुड लव टू स्टार्ट माय ओन शो। जिस तरह ताबिश भाई का भी एक शो है जिसके अंदर होस्ट ही इतना फन होस्ट है। आपको याद होगा एक क्या कहते हैं, एक शो आता था, आई डोंट रिमेम्बर द न्यूज चैनल कौन सा था, बट वो 2 बॉयज होते थे, वो भी डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते थे। वो जरदारी साहब का भी प्ले करते थे, खान साहब का भी प्ले करते थे। तो इस तरह का एक कॉमिकल शो मैं चाहता हूँ कि मैं डिजाइन करूं जिसके अंदर मैं बैठा हूं और हर, जिस तरह लूज टॉक एक मोइन अख्तर का शो था जिसमें वो अनवर मसूद साहब के साथ वो डिफरेंट कैरेक्टर्स अब्बा हारमोनियम बजाते थे। हाँ, बिल्कुल जिस तरह 24 पे हम लोग ट्रूमैन शो करते थे, इफ यू सॉ दैट शो, तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट शो। तो वो आप इस तरह के अगर शोज़ की बात करें तो बेस्ट विशेस फॉर दैट कि अगर आप इस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं और इन लोगों को फॉलो करके इस तरह का शो करने चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है, लेकिन जिस तरह से आप में टैलेंट है तो इंशाल्लाह आप मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनेंगे। हमारी जानिब से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस एंड आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम जो है हमारे शो का हिस्सा बनेंगे और फिर हमारे लिए कुछ अच्छा सा मिमिक्री जो है वो करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा सा सेगमेंट लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच हसन। जरूर सबा, ये तो अभी शुरुआत थी, अभी हाँ। तो बहुत ज्यादा तोहफे हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपको जरूर दिखाऊंगा। बिल्कुल नेक्स्ट शो जब भी आपके साथ होगा तो डेफिनेटली फिर आपने स्टूडियो आना है, ठीक है ना जी? तो वो और ज्यादा अच्छा होगा और फिर हम आपको स्टूडियो बुलाएंगे और फिर आपसे मिमिक्री कराएंगे। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं। वेलकम
बैक। थोड़ा सा मूड जो है वो चेंज करते हैं, मिमिक्री से आते हैं हम म्यूज़िक की तरफ। और जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो बात तो वही है कि भाई पाकिस्तान में म्यूज़िक में जितने लोग काम कर रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गिटारिस्ट भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं, विंस से। उनको जो है शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है विंस साहब? बिल्कुल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। विंस की जो नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो किस वजह से आउट होती है ये मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी यहाँ पर इनको वेलकम करते हैं। और विंस ये बताइए क्या हो रहा है आजकल, क्या कुछ चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है और खासतौर पे एक्सप्लोरेशन अब ये चल रही है कि आप अपने आप को हैप्पी और मोटिवेटेड आप कैसे रख सकते हैं म्यूजिक के साथ साथ। सो दैट्स लाइक कमिंग अप। तो इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन में बहुत कुछ है, इवन के we'll let you know about it. ओके, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, म्यूज़िक में क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, म्यूज़िक आप मतलब आप बहुत अमेजिंग आपकी जो है ना चीज़ें होती हैं, जिस तरह से आप सॉन्ग गा रहे होते हैं या सारा कुछ कर रहे होते हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है। तो म्यूज़िक पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी आप लाइफस्टाइल के बारे में बात करें। यूथ को, नौजवानों को ये बताएं कि भाई उनको अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक वही शख्स कर सकता है जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। और मेंटल हेल्थ पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हैं और आपके पास अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं है, आपकी मेंटल वेलबींग उतनी बेहतर नहीं है, मतलब आप उस प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं कि आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को एंजॉय कर सकें, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेमायने हो जाती हैं। सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये बताइए। अपना लाइफस्टाइल, पहली बात तो कि बात ये नहीं होती सिर्फ कि हम खाते क्या हैं, हाँ, इट्स ऑल्सो व्हाट वी वॉच, हाँ, व्हाट वी लिसन, हम लोग कंसीव कैसा करते हैं। कंपनी रियली मैटर्स इसके अंदर, कि जिन लोगों के साथ हम घूमते फिरते हैं, बैठते उठते हैं, ये बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि अगर आपको जानना है तो बेहतर ये है कि आपके दोस्तों से आपको पहचाना जाए। सो कम से कम अगर हम यंगस्टर्स जैसे हैं, लोग हैं, तो अपनी कंपनी को आप सही रखें। पहली बात तो ये, थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली सही होता है। अपने ऊपर हेल्दी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हेल्दी इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे एक अच्छे सैलून जाएं, ग्रूमिंग करें अपनी, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वॉक, जिम, एक प्रॉपर डाइट प्लान, सोना, नींद, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम मीडिया वाले कैसे इसको बात को भूल सकते हैं कि हमारे लिए नींद कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन बात सारी ये है कि कुछ हमारी, लेकिन किसी की भी नींदें जो है वो पूरी नहीं होती, और सब ये कहते हैं कि भाई हम बहुत काम कर रहे हो तो नींद पूरी नहीं होती। ये सच भी है, हकीकत है, ये हकीकत है। क्योंकि जितने टफ शेड्यूल्स होते हैं हम लोगों के, उसकी वजह से आपका जो स्लीप टाइम है ना, या शेड्यूल है, स्लीपिंग शेड्यूल है, वो बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर इसमें से कोई 7 घंटे की प्रॉपर नींद अगर हम लोग कहीं ना कहीं से लेकर हम लोग मैनेज कर सकें, क्योंकि जैसे आजकल मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा लाइफस्टाइल की तरफ भी जा रहा है, तो मैंने ये बात देखी कि अगर आपको लड़कियों के लिए खास तौर पे, एंड फॉर मेल्स एज वेल, सो इफ यू वांट हेल्दी हेयर एंड इफ यू वांट अ गुड लाइफस्टाइल, अ गुड स्किन ग्लो, आई थिंक एक प्रॉपर नींद आपके लिए बेहतर होती है। इसी तरीके से अपने, अगर मैं बात करूं कि हमारे जो मोस्ट प्रेजेंटेबल बात जो हमारी होती है हमारी स्किन के साथ, हमारे बालों की होती है, बिकॉज बाल हमारे एक मेन अट्रैक्शन होते हैं, हमें स्टैंड आउट करवाते हैं। सो अगर हम बात करें कि बहुत जल्द हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हम आने वाली हैं जिसके लिए एक रेवोल्यूशन बनने वाला है हमारी इंडस्ट्री में। सही, मतलब वो क्या है, कुछ डिस्क्लोज तो करें ना। मैं ये बात बोलूँगा कि बेसिकली इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ हेयर, and what we are aiming for it is something which is for all hair types in this contemporary world, और ये बहुत जल्द launch भी होगा, and we'll be seeing to it in the future as well, and that's specifically by Mona ji. Okay ji, that's really great to hear about that. Mona ji, she's doing that, yes, and you are collaborating. Yes, अभी। अच्छा चलिए जी, कुछ सरप्राइज है और कुछ बता भी दिया है, तो फिर जब मोना जी आएंगी तो उनसे फिर हम बात करेंगे और पूछेंगे भाई ऐसा क्या आ रहा है जो रेवोल्यूशन लेकर आएगा। अच्छा ये बताएं कि हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। लाइफस्टाइल के बारे में जब भी बात करें ना, तो लोग बात करते हैं कि आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आपके स्लीप आवर्स पूरे होने चाहिए, लेकिन ये जो आपने बात की कंपनी की, दोस्तों की, इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये पॉइंट रेज़ किया। अगर आपकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ है, अगर आपके दोस्त पॉजिटिव हैं, अगर आपके दोस्त वाकई आपकी
जो है वो उस तरह से इस्लाह करते हैं जिस तरह से करनी चाहिए, तो यकीन करें आप एक कामयाब इंसान हैं। बिल्कुल। और अच्छे दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं हाँ। तो बेसिकली आई बीन ब्लेस्ड विद फ्रेंड्स, विद गुड फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स वर लाइक फैमिली। हाँ। हम सबको अपना दोस्त नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, ना तो हाँ। हम हर किसी को अपना बोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि जाहिर है कि लोगों की अपनी नीड्स एंड अपनी वांट्स होती हाँ। हैं, लोगों की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे दोस्त मिलना शायद ही ब्लेसिंग है। एंड मैं इस बात को अपने ऊपर फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पास अगर ज़िंदगी में अगर हैं तो मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं, अच्छा। जो कि मेरे लिए मेरे गार्डियन एंजल्स हैं मेरे। सो गाहे बगाहे जहाँ मुझे करेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, सो दे रियली एक्ट आउट एज नॉट जस्ट गुड एडवाइजर्स बट ऑल्सो मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़े होते हैं। लोग हंसी खुशी में तो साथ होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़े होना मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ बिल्कुल। अच्छा, लोगों के लिए ना आई डोंट नो कि छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं विंस, वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जैसे सिर्फ किसी को, अगर आपका कोई दोस्त है, आपने उसको अच्छा मशवरा देना है, वो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब लोगों के अंदर इतना टॉलरेंस या इतनी पॉजिटिविटी भी नहीं है कि वो किसी को सही एडवाइस करें। ये भी आजकल बड़ा इशू है कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, कौन लोग आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस तरफ आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता। आपको लगता है कि वो 5-6 लोग या 7-8 लोग जो आपके सर्कल में मौजूद हैं, वो जिस तरीके से आपको चला रहे हैं, जो दुनिया दिखा रहे हैं, आप उसी तरफ जा रहे हैं। मेरा दोस्त भी तो ये कर रहा है, मेरी दोस्त भी तो ये कर रही है। उसके बाहर निकल के आप शायद ये झांकने की कोशिश ही नहीं करते कि नहीं, दुनिया बहुत पॉजिटिव है और कुछ लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ बुला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे कैसे बच सकते हैं? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, हाँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ से। हाँ। एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैंने बताया कि ये मसले हैं, ऐसे मसले, ये मसले हैं, वो ये नहीं सुनते, बात ये नहीं मानते। हाँ। तो सिर्फ एक लफ्ज़ मुझे आया उनकी तरफ से, हाँ। उन्होंने बोला इट्स ऑल अ मैटर अबाउट पर्सपेक्टिव। ठीक है। एक बात, एक तो हुआ पर्सपेक्टिव का मामला कि हम दुनिया को किस जाविये से देखते हैं, किस जाविये से देखना चाहते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग इट्स अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ। जब जाविया सही है तो मेरे ख्याल से हमारा जो कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप होता है, इस बात को जानते हुए होता है कि मेरी क्या खामियां हैं, मेरी क्या अच्छाइयां हैं। काफ़ी दफ़ा हम लोग सिर्फ अपनी अच्छाइयों पे गौर करते हैं, अपनी खामियों को नहीं देखते हम लोग। तो बहुत ही इम्बैलेंस सी पर्सनैलिटी रहती है। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना, परफेक्ट 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। हर इंसान में खामियां होती हैं, हर कोई गलतियां करता है, हर किसी से जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो परफेक्टली सारी चीज़ें करें, मगर आप कोशिश करते हैं बहुत कुछ ठीक करने की। कोशिश, हाँ, कोशिश इज द वर्ड फॉर इट। मतलब आप उस वे के ऊपर होते हैं कि जहाँ पर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अच्छी इंटेंशन, उसके बाद फिर आपको अच्छा सर्किल चाहिए, फैमिली चाहिए। जो फैमिली सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो आपकी तालीम और तरबियत में काम आते हैं और फिर वो आपको उस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं। लेकिन आपको अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए अच्छे फ्रेंड्स और अपनी हेल्दी एक्टिविटी चाहिए। बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़रूरी है। चलिए विंस, थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। म्यूज़िक तो वाकई माशाल्लाह, म्यूज़िक में तो आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी हैं। आज कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं आप हमें? सो रिसेंटली हमारे एक गिटार्स जो सुनते हैं और जो बजाते हैं उनके लिए, जो उनके समझने आपके बहुत बड़े नाम, आमिर ज़की साहब, अच्छा, जो कि मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, मेरे टीचर भी रह चुके हैं। आमिर अच्छा, भाई उनको बोलते थे। अच्छा। एंड अभी रिसेंटली कल की बात है कि उनके डेथ एनिवर्सरी थी, सो उनको गए हुए 2017 में वो हमसे बिछड़ गए, मैं बोलूँगा। तो ट्रिब्यूट टू हिम। Okay, fine. And this is something which is coming out right from the heart. Okay. Hope you enjoyed. वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच शिवन से कि आप हमारे शो पे आए और हमारे लिए सॉन्ग भी गाया, हमारे व्यूअर्स के लिए सॉन्ग भी गाया, लाइफस्टाइल के ऊपर भी हमने बात की। और जब भी इस तरह के टैलेंटेड लोग हमारे शो पे आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम आपको इनसे मिलवाते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि भाई किस तरह के स्किन ट्रीटमेंट जो हैं वो आजकल हैं और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन रिजुविनेट हो सकती है, आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि पहले से हैं लेकिन अब वो थोड़ा सा रिवाइव हो गए हैं या उनके अंदर एनहांसमेंट आ गई है, जैसे कि माइक्रोएम्बेरेशन है, माइक्रोडर्माम्बेरेशन है एंड ऑल दैट। इस तरह के बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर लाइबा और उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लाइबा, हम जब भी बात कर रहे होते स्किन केयर के हवाले से और जब हम सोच रहे होते कि भाई हमने कौन सी ट्रीटमेंट अब करवानी है या किसी भी खातून ने जाके एस्थेटिक्स पे कौन सी ट्रीटमेंट करवानी है, इसके लिए ना सबसे पहले तो एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें वो आपको क्लिनिक्स के ऊपर बता रहे होते हैं कि ये भी ट्रीटमेंट है, ये भी ट्रीटमेंट है, ये भी ट्रीटमेंट है, और कन्फ्यूजन हो रही होती है कि भाई अगर हमने अपनी स्किन को बेहतर करना है, स्किन को हम चाहते हैं ग्लो करे, उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए, तो कौन सा ट्रीटमेंट लें। और उसी सारे सिनेरियो में बहुत सारी ख़वातीन गलत ट्रीटमेंट भी चूज़ कर लेती हैं या गलत गाइड कर दिया जाता है कि जी आप अपनी स्किन पर ये करवा लें, लेकिन वो उनके लिए नहीं होता। एक तो ये स्किन ट्रीटमेंट कैसे चूज़ करें स्किन के लिए कि स्किन को आप ख़वातीन की स्किन को कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सेकंड ये कि कौन से नए ट्रीटमेंट जो हैं आजकल इन हैं। सबा, ये बहुत एक्सटेंसिव एक क्वेश्चन है। हाँ। और इसके आंसर्स बहुत सारे हैं बिकॉज इट डिपेंड्स अगेन कि आपका स्किन कंसर्न क्या है, स्किन इशू क्या है। बट हाँ। मोस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज के जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा बिजनेस में ज्यादा आ गए हैं, मोर इनटू बिजनेस नाउ कंपेयर टू एक्चुअली ट्रीटिंग अ पेशेंट। तो जब आप बात करते हो कि डॉक्टर इज रिकमेंडिंग XYZ ट्रीटमेंट्स एंड इफ इट्स नॉट इवन नीडेड तो इट्स मोर लुकिंग एट बिजनेस एस्पेक्ट एट हियर, ठीक है। तो वो इंसान को एक्चुअली यहाँ पे जो करना है, दे नीड टू फिगर आउट अ गुड डॉक्टर हु इज एक्चुअली जेन्युइन। और ये आपकी लक ही है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसान ऐसे फिगर आउट कर सकता है। इट्स ऑल बाय लक टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, अच्छा, ट्रीटमेंट्स के हवाले से मैं आपसे पूछती थी कि आजकल कौन से ट्रीटमेंट इन है स्किन के? सब फिर अगेन अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अब, लेकिन अब ये सेंस आ गई लोगों को कि फिलर इज नॉट एनी मोर अ ट्रेंड, एनी फिलर और उसकी तरफ लोग नहीं जा रहे इतना, व्हिच इज रियली रियली गुड। अब द ट्रीटमेंट्स दैट आर कमिंग इन इज मोर ऑफ कोलेजन स्टिमुलेशन, ठीक है। वो थ्रू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करते हैं, थ्रू PLLA करते हैं, थ्रू कोलेजन इंजेक्शंस करते हैं। तो वो अब थोड़ा बहुत बेटरमेंट आ रही है लोगों में इन कंपेयर टू फिगर आउट कि जी हमने वो एक हाई चीक बोन चाहिए और बहुत लिप्स जो है प्रोट्रूडेड चाहिए, वो सब अब खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। दैट ट्रेंड इज फाइनली एंड इट्स मोर ऑन द स्किन रिपेयर ऑन सेल्युलर लेवल। अच्छा, आपने कोलेजन इंजेक्शंस के बारे में बात की लाइबा, डॉक्टर लाइबा, तो ये बताइएगा कि ये जो कोलेजन इंजेक्शंस हैं ये किस तरह से बेनिफिशियल हैं और आजकल लोग बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन इस तरफ आ रही हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? उससे बेसिकली होता ये है सबा कि वो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो एक सिग्नल देते हैं हमारे सेल्स को, ठीक है, टू एक्टिवेट। उसमें ऐसा नहीं है कि आप इंजेक्ट कर रहे हो और वो वहां पे पड़ा हुआ है, दैट्स नॉट द केस। व्हाट हैपेंस इज कि वो जाके सिग्नल देते हैं आपके सेल्स को एक्टिवेट होने का, एंड दैट्स हाउ आपके सेल्स एक्टिवेट होके सरफेस लेवल पे आके काम करते हैं। तो बेसिकली वो आप जब स्किन रिपेयर करें वो सेल्युलर लेवल पे अब हो रहा है। सो समथिंग यू डूइंग इट फ्रॉम विद इन और वो टेम्परेरी नहीं है। दैट इज समथिंग कि अब आप अपनी स्किन को रिपेयर करें, हाँ, बट देखो क्योंकि आप एज कर रहे हो और आप एज करते रहोगे तो उसको रिपीटेटिवली करना जरूरी है, चाहे साल में 2 दफा हो या वंस इन अ ईयर, बट डेफिनेटली नीड टू रिपीट इट। सही। तो कितने सेशंस होते हैं ये कोलेजन का जो ट्रीटमेंट है और किन लोगों को करवाना चाहिए? सब आफ्टर एज ऑफ 25, मेन और वुमेन, दे बोथ नीड टू डू इट, ठीक है। ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है हमें कि 40 साल के हो गए हैं तो फिर ही हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपके शो में पहले भी मेंशन किया है कि आफ्टर एज ऑफ 25 वी डू नॉट प्रोड्यूस कोलेजन, ठीक है। तो आफ्टर एज ऑफ 25 यू नीड टू हैव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स नो मैटर व्हाट। तो आफ्टर एज ऑफ 25 यू आर एलिजिबल टू डू दैट। ऑल्सो देयर इज बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, आई डोंट नो पाकिस्तान में आजकल है या नहीं है, फॉर पेप्टाइड्स। हाँ, पेप्टाइड्स, बिल्कुल, यस, बिल्कुल। हाँ। तो वो पेप्टाइड्स की बहुत बड़ी वैरायटी है और इस पे जो आजकल स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है GHK-Cu, ठीक है। और वो पेप्टाइड जो है वो आप इंजेक्ट करते हो खुद ही, हम एक इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं और आप डेली डोजेज उसकी लेते हो और वो भी आपके सेलुलर लेवल जाके काम करता है। तो दैट्स गिविंग again to your cells in the body to get activated and then it starts the purpose of your hair follicle को stimulate करता है, स्किन को बहुत बेहतर करता है। और जो लोग एक्चुअली ले रहे हैं बहुत सालों से, उनको स्किन ट्रीटमेंट्स की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो सेल्युलर लेवल पे रिपेयर हो रहा है।
सही, वो उस तरह से उस लेवल पर जाकर रिपेयर हो रहा होता है। ये बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया इस ट्रीटमेंट का। अच्छा ये बताएं कि नॉर्मली आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि एक खातून या लड़की जो भी जब आपके पास एस्थेटिक्स पे आती है, क्लिनिक पे आती है, तो वो कहती है जी मुझे अपनी स्किन बहुत खूबसूरत चाहिए, मुझे स्किन पे ग्लो चाहिए, मुझे बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन हो जाए, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट है? Sabah, like I mentioned before as well, there is no such thing as Korean glass skin. अच्छा। बस ये है कि वो हाँ स्किन अच्छी हो, स्किन बिल्कुल इवन जो स्किन टोन वीवी थी वो ना हो, स्किन क्वालिटी बेहतर हो, दैट्स फाइन। बट जितना ही इंस्टाग्राम और इन सब पे ये चल रहा है, वो बस एक अच्छा सा सिरम लगा के रिंग लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं या फिल्टर ऐड कर लेते हैं, जो लुक्स लाइक अ कोरियन ग्लास स्किन। बट अगेन तो ये तो अच्छा ये डॉक्टर लाइबा जिस तरह से आप कह रही हैं कि देयर इज नो सच थिंग लाइक कोरियन ग्लास स्किन, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा खुद डॉक्टर्स भी बहुत सारे बात कर रहे होते हैं कि नहीं जी स्किन आपकी ग्लो करेगी, बड़ी अच्छी स्किन हो जाएगी, और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर लिखा हुआ होता है कि नहीं जी आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या है, ज़रा ये मिथ्स भी क्लियर कीजिए कि लोग क्यों ये ग्लास स्किन के पीछे जो है वो इस तरह से भाग रहे हैं और रिजल्ट में वो इतने पैसे खर्च करते हैं लेकिन शायद वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये वो आ नहीं सकता ना, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ग्लास स्किन का मतलब देखिए, आई एम सेइंग कि मुझे कोई रिफ्लेक्शन होगी मेरे फेस पे, मेरा फेस इतना क्लियर हो जाएगा कि मेरा फेस मिरर आउट करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज ओनली पॉसिबल, हाँ ठीक है, जिस तरह मैंने मुंह गीला किया और मैंने आगे लाइट लगा दी तो वो तो रिफ्लेक्शन देगा टेम्परेरी, यू नो, दैट्स ऑल अबाउट इट। स्किन ग्लो करना इज समथिंग एल्स, बट स्किन मिरर करेगी, इतनी क्लियर हो जाएगी कि वो ग्लास लुक देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्लो के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स देखें, हमारा गट जो है वो सबसे पहले करेक्ट होना बहुत जरूरी है। गट मेरा मकसद आपका खाना, आपका इनटेक क्या है, आपकी स्लीप साइकिल क्या है, आपका गट जितना बेहतर होगा उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी, बिकॉज ये फ्रॉम द विदिन होता है। तो स्किन कहीं ना कहीं आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी स्ट्रेस साइकिल, आपका इंसुलिन कितना बनता है बॉडी में, इस सब पे बहुत इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो हम गट पे आएंगे। गट अगर आपका ठीक है उसके बावजूद आपकी स्किन ठीक नहीं है तो फिर सब बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आपके हार्मोन्स लेवल कैसे हैं, आपका डायबिटीज का इशू तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, ये सारी चीजें हैं कि चलो ये भी नहीं, उसके बावजूद भी स्किन नहीं है, वहां पे फिर हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले वी हैव PRP, जो मैं सबसे बेसिक देती हूँ, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपना सिरम यूज होता है एंड इट्स मोर टुवर्ड्स द नेचुरल साइड। उससे हम ग्लो लाने की कोशिश करते हैं, जो डेड सेल हो गए हैं उनको एक्टिवेट करते हैं अगेन विद द ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में होते हैं। देन वी हैव मेसोथेरेपी, फिर अगेन वी हैव मोर स्किन बूस्टर्स। इट डिपेंड्स अगेन, वो पेशेंट को देख के हम रिकमेंड कर सकते हैं कि उनको क्या इशू है एग्जैक्टली, क्या चीज है जिनको लैक कर रही है आफ्टर टेकिंग देयर एक्चुअल हिस्ट्री। बट द बेसिक ट्रीटमेंट्स आई वुड से मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रोनीडलिंग। अच्छा ये जो मैंने आपको GHQ मेंशन किया सब, अब ये फेस पे भी होता है। अगर आपने किसी ने इंजेक्ट नहीं करना तो दे कैन यूज टॉपिकली ऑन देयर फेस एज वेल। अभी स्टिल लोग माइक्रो नीडलिंग को बहुत प्रेफर करते हैं डॉक्टर लाइबा, उसकी क्या वजह है? तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी बहुत प्रेफर करती हूँ उसको, क्योंकि वो एक OG ट्रीटमेंट है। वो एक OG ट्रीटमेंट है, उसके फायदे बहुत है। नुकसान अगर मैं वेट डाउन करूँ तो नुकसान बहुत कम है, वो भी नुकसान तब है अगर आपका सही डॉक्टर नहीं है, उसने ओवरडू कर दिया, आपकी स्किन ऑलरेडी रेटिनॉल आप ले रहे हो उसके ऊपर कर दिया, तो उस सूरत में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अदरवाइज उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज आपकी स्किन को कांस्टेंट रिपेयर का प्रोसेस मिल रहा है, आपकी स्किन में कांस्टेंट स्टिमुलेशन हो रही है, और जो मैं वो छोटे माइक्रो चैनल्स बनाती हूँ थ्रू नीडलिंग, उसके थ्रू मेरे सिरम्स भी अंदर जाते हैं, तो वो सिरम भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। तो इस वजह से वो ट्रीटमेंट सबसे सेफेस्ट, सबसे इफेक्टिव है। अब उसमें वैरायटी बहुत आ गई है, मॉर्फियस आ गया है, माइक्रोनीडलिंग RF है, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो ऐड हो गई है, उसी ट्रीटमेंट में ऐड हो गई है। सही, उसी को एनहांस कर दिया है। सही। बट आपकी नज़र में ये बताइएगा डॉक्टर लाइबा कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है जो जिसका डाउन टाइम भी कम है और जिसके सेशंस भी कम है और उससे खवातीन को फायदा भी बहुत ज्यादा होता है? बट किस चीज के लिए? स्किन की बेटरमेंट के लिए, ग्लो के लिए, स्किन स्मूथनेस के लिए, स्किन क्वालिटी के लिए। आई वुड से एट द मोमेंट सैल्मन DNA का कोई डाउन टाइम नहीं है अगर हम उसको इंजेक्ट करते हैं। माइल्ड स्वेलिंग होती है जो 24 आवर्स में चली जाती है, ठीक है। अब वो करें, इससे आपका अगेन सेल्यूलर लेवल पे जाके वो काम करता है, आपकी स्किन रिपेयर भी होगी, ब्राइट भी होगी, बेटर भी होगी। सो सैल्मन DNA फॉर मी।
चलें जी, ठीक है, मज़ीद भी बात करते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो डॉक्टर लाइबा अशिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं कि स्किन ट्रीटमेंट जो हैं आजकल कौन से ऐसे नए हैं जो कि ख़वातीन के लिए बेनिफिशियल हैं, उनकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। अच्छा लाइबा, जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से, ये बताइए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी है या जिन लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा झाइयाँ सी हैं, झुर्रियाँ हैं, यानी आसान सादे अल्फाज में अगर हम बात करें कि ऐसी स्किन जिसके ऊपर झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, एक्नी है, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है, वो कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं कि उनकी स्किन क्लियर हो जाए और जो झाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और इसके अलावा स्मूथ लगे उनकी स्किन। जी राइट। सब झाइयाँ अगेन उसकी रीजंस होंगी। अगर तो बहुत यंग एज से स्टार्ट हो गई है तो उसका मतलब ये है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई रही है और आपने उसका ख्याल नहीं किया। बहुत ड्राई स्किन इज द रीजन जिसकी वजह से स्किन थोड़ी रिंकली हो जाती है, राइट? तो इससे गेटिंग ऑयली स्किन इज अ ब्लेसिंग। सबसे पहले एज अ की अपनी मॉइस्चराइजिंग को बहुत मेंटेन रखें इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिंकल्स। दूसरी बात ये सन डैमेज की वजह से भी रिंकलिंग बहुत होती है। अगर आपने सन ब्लॉक सही यूज नहीं किया अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं आप इन कंपेयर जिन्होंने किया है आपकी स्किन बहुत डैमेज और रिंकली होगी। उसके लिए अगेन वी हैव स्टिमुलेशन इंजेक्शंस, लाइक आई सेड, जो कोलेजन प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं रिंकलिंग बेटर होगी। बट लाइक आई मेंशन, जो यहाँ पे फोरहेड की लाइंस होती हैं या फिर जो आपकी आंखों के साइड पे क्लोज फीट आ जाता है, सब आप किसी चीज पे ज्यादा सवाई बोटॉक्स के, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। क्योंकि उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। बट अगर हम नेक की बात करें, जो नेक में लाइंस आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एज इंसान की नेक से शो होती है। अच्छा। क्योंकि फेस का तो हम ख्याल कर लेते हैं। हाँ। तो अगर हम एज डॉक्टर्स भी हम बैठे हों तो हमें अगर कोई पेशेंट बहुत दफा होते हैं जो अपनी सही एज नहीं बताते, बट हम रिलेटिवली नेक को आइडेंटिफाई करके वी कैन टेल कि इसकी कहीं ना कहीं एज ब्रैकेट क्या है। ठीक है, तो नेक इज द मोस्ट एजिंग पार्ट ऑफ द फेस ऑन योर बॉडी, जो सबसे पहले आपको एज बताता है। तो आई वांट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो प्लीज नेक का भी उतना ही ख्याल रखें जितना उनका है, क्योंकि क्रीम यहाँ तक लगती है। ये आपने जब हमने रिंकल से बात स्टार्ट की ना, तो हम अगर नेक की बात करें, नहीं गर्दन की बात करें, तो उसके ऊपर लोगों के राउंड से बहुत सारे जो है वो रिंकल्स बने हुए होते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए खवातीन को, कौन सा ट्रीटमेंट? उसके लिए अगेन लाइक आई सेड, सब क्रीमें यहाँ तक लगती हैं, नीचे तक नहीं आती, तो वो ये भी हिस्सा ही है हमारे, इस पे भी लगाएं ताकि प्रिवेंशन हो। दूसरा अगेन, जो हमारी लाइंस बन जाती हैं सब वो किसी चीज से नहीं जाती सिवाय बोटॉक्स के। अच्छा। ठीक है, वो भी बोटॉक्स से ही जाती हैं। जो ये नेक लाइंस बन जाती हैं, आप 1, 2 या 3 लाइंस देखी होगी आपने, जो अक्सर अमूमन लोगों के बन जाती होंगी एज। बट अगर आप ये देखेंगे स्किन पतली हो रही है और यहाँ पे रिंकलिंग ज्यादा हो रही है कि एक तो हमारा पोस्चर बहुत अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द फोन्स वी यूज, हम कॉन्स्टेंटली यूं हैं तो हमारा एक टर्की नेक बन जाता है। तो ये एक तो हमारा पोस्चर ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे भी PLLA एक कंसंट्रेशन है जो हम यहाँ इंजेक्ट करते हैं, जिससे स्किन क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। स्किन बूस्टर्स होते हैं जो हम यहाँ इंजेक्ट करते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, अमीनो एसिड्स, जो हम इंजेक्ट करते हैं जिससे ये थोड़ा स्ट्रेच होना हो जाता है। 3 सेशन एटलीस्ट लगते हैं वंस अपार्ट एंड ये बेहतर हो जाता है। सही, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। सही, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, स्किन केयर, सॉरी टू इंटरप्ट सबा, कोई अगर नहीं इंजेक्शन चाह रहा तो हेल्फू की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर स्किन केयर आपने इन जनरल करनी है और किसी को इस तरह से ट्रीटमेंट देना है कि उसको लगे कि भाई मेरे फेस पर तो बस क्लेंजिंग हुई है, लेकिन ये जो है एस्थेटिक क्लिनिक है ये ट्रीटमेंट, तो सबसे आपका जो इजी ट्रीटमेंट है क्लिनजिंग के लिए, सबसे आसान प्रोसेस वाला जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा है जो आप टीन एज से लेके हर उम्र की खवातीन को जो है वो सजेस्ट कर सकती हैं? क्लेंजिंग के तौर पे हाइड्रा फेशियल किया जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट, ठीक है, वो सिर्फ एक क्लेंजिंग प्रोसेस है जिससे फेशियल होता है और आपके पोर्स साफ होंगे, आपकी स्किन साफ होगी, डेड स्किन खत्म होगी, दैट्स इट। बट दैट्स जस्ट अ क्लेंजिंग प्रोसेस एंड इट्स सूटेबल फॉर एनी एज टाइप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट अगेन आई वुड से डर्मापेन विद PRP, कि अगर मैं एक सिंपल ट्रीटमेंट करना चाहूँ किसी भी एज में तो वो डर्मापेन विद PRP। अच्छा, उसके क्या फायदे?
उसके फायदे ये हैं कि लाइक आई कोलेजन स्टिमुलेट होगा, पिगमेंटेशन आपकी इंप्रूव होगी, स्किन टेक्सचर बेहतर होगा, पोर साइज छोटा होगा। इन केस बच्चियों को यंग एज में आपने देखा होगा एक्ने हो जाती है, और कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी कोई बात नहीं, तो एज है तो होनी है, ठीक है, तो वो इसको प्रिवेंशन नहीं की जाती तो हल्की हल्की जो स्कारिंग होना शुरू हो जाती है। अगर यंग एज में ही उसको हम ट्रीट कर लें तो वो बहुत बेटर हो जाता है, बिकॉज विद एज जब प्रोड्यूस नहीं होता तो स्कार साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स मोर ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड। तो यंग एज से ये हो जाए तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब जिस तरह से हम ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करते जा रहे हैं ना, वहाँ पे नए नए ट्रीटमेंट्स हमें पता चल रहे हैं आपके ज़रिए, हमारे व्यूवर्स को पता लग रहा है कि भाई ये कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि वो करवा सकते हैं। अब ये बताइए कि स्किन क्वालिटी बेहतर करने के लिए सिर्फ ट्रीटमेंट्स तो काफ़ी नहीं होते, डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है, इसके अलावा सीरम, सन ब्लॉक एंड ऑल दैट, वो आप लोग किस तरीके से रूटीन बनाते हैं लोगों की, या जो भी आपके पास खातून आती हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि वैसे तो जो भी लोग एस्थेटिक्स पे जाते हैं, इन क्लिनिक्स के ऊपर जाते हैं, वो ट्रीटमेंट भी कराते हैं और साथ साथ एक अच्छा खासा जो है ना उनके पास एक कलेक्शन होता है सीरम का, अच्छा खासा कलेक्शन होता है जी कि उन्होंने कौन सी क्रीम्स लगानी है दिन में रात में। तो वो जो डे नाइट स्किन केयर रूटीन है वो क्या होती है, वो ज़रा बताइए, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं कि सुबह उठ के पहले सीरम लगाना है, फिर सन ब्लॉक अप्लाई करना है, फिर उसके 2 घंटे बाद फिर जो है वो चेंज करना है उसको। ये ज़रा हमारे साथ में शेयर कीजिए स्किन केयर रूटीन ऑफ अ कॉमन विमेन जिसको स्किन केयर के बहुत इश्यूज़ नहीं है लेकिन उससे अपनी स्किन अच्छी रखनी है। ओके, सो देखिए बेसिकली देयर वेरी, मैं बहुत बेसिक्स पे जाती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है इंसान को 12 जो है ना वो चीजें लगाना, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल भी नहीं। तो आई वुड सजेस्ट वेरी सिंपली, बिल्कुल सुबह उठे, अपना मुंह धोए नॉर्मली विद अ गुड फेस वॉश, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, ऑयली है ये ड्राई है। उसके बाद यू विल अप्लाई योर, आपने फेस वॉश किया, एक अच्छा विटामिन सी सीरम जो इज रियली गुड, या विटामिन सी क्रीम हो गई। अगेन इशू क्या है डिपेंड्स ऑन दैट, बट ऑन अ बेसिक लेवल, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर, अगेन स्किन टाइप को जानते हुए, अगर बहुत ऑयली स्किन है तो बहुत थिक मॉइस्चराइजर आप नहीं लगा सकते, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, एंड देन अ गुड सनब्लॉक SPF 50 एटलीस्ट, दैट्स इट इन द मॉर्निंग। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई, बट सनब्लॉक का टॉप अप एवरी 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एवरी 2 आवर्स, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर राइट आफ्टर दैट जब रात हो जाती है तो उसके बाद हम रेटिनॉल, अगेन उसको भी यूज करने का तरीका है जो मैंने आपके शोज में मल्टीपल टाइम्स बताया है कि उसको किस तरह यूज करना चाहिए। once a week you start and then twice a week and then thrice a week on and on. Start with a 0.25% after age of 25, ठीक है। अगर आप उससे कम एज में हैं, अगेन अ गुड नियासिनामाइड सीरम किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है। आप अपना फेस वॉश करेंगे, नियासिनामाइड सीरम लगाएंगे, एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएंगे और आप सो जाए, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सही है, और ये भी इनफ हो जाता है। अच्छा, ये आपने जो सनब्लॉक के बारे में बात की ना कि 2 घंटे बाद फिर से दोबारा फेस वॉश करके दोबारा सनब्लॉक अप्लाई करना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। इसका कोई ऑल्टरनेट है? इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं, सब सिर्फ स्प्रे फॉर्म्स में आ गए हैं। अब आप स्प्रे कर लें या फिर आप टिंटेड ले लें, जो आते हैं सनब्लॉक जो आप अपने फेस पे टिंटेड लगा सकते हैं, ठीक है। दैट्स द ओनली वे पॉसिबल, देयर इज नो अदर वे, बिकॉज़ दिस इज रिलीजन। सनब्लॉक को आप नहीं छोड़ सकते, एवरी 2 आवर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट। अच्छा, एवरी 2 आवर्स, और कितनी दफा, मतलब अब आपने 2 घंटे दिन में 5 टाइम्स नहीं, 5 बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है। यानी अगर कोई सुबह 7 बजे या 6 बजे कोई उठा है तो वो सन ब्लॉक उसने वेयर किया फेस वॉश करके, फिर उसके बाद वो कब 10 बजे या फिर 6-7 बजे के बाद 9 बजे के करीब, तो अगर जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं तो वो तो फिर 5 टाइम्स अ डे हो गया ना उनके लिए। तो हाँ जी, आप कर सकते हैं 5 टाइम्स अ डे, इफ यू कैलकुलेटेड दैट वे, देन 5 टाइम्स अ डे। अच्छा, यानी कि सन ब्लॉक लगाना इतना ज़रूरी है कि हर 2 घंटे बाद जो है वो फेस वॉश करके सन ब्लॉक अप्लाई करना है। चलें, अच्छा ये बताएं कि सन ब्लॉक के हवाले से ना बहुत सारे जो है वो लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जी हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसके लिए कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करें कि जो अगर बाहर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। दूसरा ये कि जो लोग घर में हैं, क्या वो घर बैठे भी सन ब्लॉक यूज़ करेंगे? जी, सब लोग घर बैठ के यूज करेंगे। मिसकंसेप्शन है कि घर पे है तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब तक डे लाइट आपके घर में आ रही है, आपके विंडोज के थ्रू आ रही है, यू नीड टू अप्लाई सनब्लॉक, देयर इज नो मोर चॉइस। अच्छा,
क्योंकि कुछ खवातीन ये कहती हैं ना कि भाई हम तो घर में हैं, आज तो हम बाहर ही नहीं गए, तो हम सन ब्लॉक नहीं लगाते। अच्छा, उनको घर में भी अप्लाई करना है सन ब्लॉक। डे लाइट कमिंग इनटू योर हाउस, यूवी रेज आपके घर में आ रही है, आपने लगाना ही लगाना। सही है, आपने जाहिर सी बात है सन ब्लॉक अप्लाई करना ही है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से, जिस तरह से आपने कहा ना कि अभी बोटॉक्स का फैशन और ये जो बाकी फिलर्स वगैरह हैं, ये थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है और लोग दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा आपके पास लोग आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कॉमन ट्रीटमेंट क्या है और किस वजह से आते हैं? सब हमारे पास लोग आते हैं इंस्टाग्राम की ट्रेंड्स देख के, मोस्टली जो आजकल इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा चल रहा होता है वो भी देख के आते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा आई मेंशन जिस तरह सालमन डीएनए की लोगों को अवेयरनेस आ गई है, मोस्टली हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही सबसे ज्यादा रनिंग में है, एंड देन वी हैव लाइक आई मेंशन स्किन बूस्टर्स। ये दो चीजें सबसे ज्यादा रनिंग है, स्किन बूस्टर्स हैं। सही। अच्छा, ये बताइए कि स्किन को रिजुविनेट रखने के लिए क्या रूटीन रखनी चाहिए, लोग किस तरह से मेंटेन करें अपनी स्किन? स्किन केयर के हवाले से अगर आप बात करती हैं तो रेटिनॉल का अपनी स्किन केयर में आपको लाजमी ऐड करना पड़ेगा फॉर द स्किन रिन्यूअल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपकी स्किन क्वालिटी और टेक्सचर बहुत बेहतर रहेगा, दैट्स व्हाट यू कैन डू। एंड देन अगेन बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट्स अगर आप हाइड्रा करा रहे हैं तो एक बिल्कुल बेसिक सा डर्मापेन आप करवा लें, माइक्रोनेडलिंग बहुत कम लेवल पे 0.5 या 1 ml पे, जस्ट फॉर द पर्पस कि स्किन का टेक्सचर और स्किन एक प्रॉपर रिन्यूअल प्रोसेस में रहे। सही। अच्छा, डाइट का बड़ा ताल्लुक है स्किन से, और आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे आप तो क्योंकि एस्थेटिक क्लिनिक्स पे होते हैं तो आप मल्टीविटामिन सजेस्ट कर देते होंगे, लेकिन वैसे अगर कोई मल्टीविटामिन के साथ फलों का इस्तेमाल भी करना चाहे ताकि उसकी स्किन भी ग्लो करे और उसकी एनर्जी भी बूस्ट हो, तो वो कौन से फल हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि भैया आप ये खा लीजिए और ऑल्टरनेट डेज में आपने ये डाइट रखनी है? आई वुड टेल यू द कोर अगर आप ये कर लें और आपका स्किन इज गोइंग टू ग्लो एंड यू गोइंग टू थैंक मी फॉर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ की सी जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस सुबह निहार मुंह पिए रोज, घर से निकला हुआ फ्रेश जूस, योर स्किन विल थैंक यू फॉर लाइफ। इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका आयरन लेवल बहुत मेंटेन रहेगा, आपका जो फेस का एक वो ग्लो, एक जो विद इन आप ब्राइटनिंग जो चाहते हैं लोग, गोरा होना भी चाहते हैं, वो सब इससे बहुत अच्छे से होता है। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड अ लॉट ऑफ कोलेजन। दूसरा आई वुड रिकमेंड कि जो हमारी मटन हम घर पे लाते हैं, अभी ईद भी गुजरी है, सबके घर पे बहुत होगा, मटन की अगर यखनी आप बनाएं, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कोलेजन। वो अगर आप पिए मटन की यखनी अपने लिए, उसमें थोड़ा सा जिस तरह आप बनाते हैं यखनी चिकन की, उसी तरह वही चीज़ है, लेकिन मटन की यखनी में प्योर कोलेजन फॉर्म है। अच्छा, यानी कि अच्छी स्किन के लिए मटन की यखनी भी पीनी चाहिए। Yes, चलें जी, very बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा आपके वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त आज हमने बातें की और इतने ढेर सारे आज हमने ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। हाँ बिल्कुल। चलें जी, थैंक्स फॉर योर टाइम लाइबा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि संडे मार्केट आप लोग जाते हैं, सभी जाते हैं, लेकिन संडे मार्केट जाने से क्या वाकई ये हमारी जो जेब है उसके ऊपर भारी नहीं होता, बजट फ्रेंडली है या नहीं है, या इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम शॉपिंग की। अच्छा जी, शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल जाएं, अच्छे कपड़े मिल जाएं, कम पैसों में जो है वो बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो फिर लोग रुख करते हैं बचत बाज़ारों का, संडे मार्केट्स का। अच्छा, अब संडे मार्केट्स में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तजर्बात हैं कि संडे मार्केट अगर आप जाते हैं और वहाँ से आप कोई सस्ती चीज़ ले लेते हैं तो फिर वो जल्दी आप ख़राब हो जाती है। अगर आपने वहाँ से कोई शूज़ ले लिए, कोई और चीज़ ले लिए, तो वो आपको फिर 1 टाइम वेयर है या 2 टाइम वेयर है, उसके बाद फिर आपको दोबारा से वो चीज़ें लेनी होती हैं। तो संडे मार्केट जाने वाले लोगों को फ़ायदा होता है या नुकसान? संडे मार्केट या बचत बाज़ार जाने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से शॉपिंग करें, क्या शॉपिंग हैक्स हैं, क्या शॉपिंग करने के लिए आपको किस दिन निकलना चाहिए, और जब आप ख़ास तौर से इन मार्केट्स में जा रहे होते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सबा, और मॉर्निंग वाकई गुड हो गई है आपके साथ आज मुलाकात सेम करके। टू यू, सेम टू यू। हाँ, अच्छा आयशा, जी। ये बताइए कि जो लोग संडे मार्केट जाते हैं
वो जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर महंगा है तो वो एक बार रोलेगा, लेकिन सस्ता जो है वो बार बार रोएगा। संडे मार्केट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बचत बाजार फायदेमंद है या नहीं है? अच्छा देखिए, एक खास कैटेगरी है लोगों की जिसमें ये होता है कि वाकई वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। संडे बाजार में छोटी चीजें जैसे कि सब्जी, बर्तन, कपड़े, ये वाकई रिजनेबल मिल जाते हैं। और जो लोग सस्ता, जैसे आपने कहा रोएगा, और महंगा एक बार, तो महंगा खरीदने की नहीं आ सकती आजकल के हालात में नौबत। तो उनके लिए बचत बाजार जो है वो आइडियल है। और जहां तक ताल्लुक है क्वालिटी का, तो बेशक ऐसा है, लेकिन क्या करते हैं कि चॉइस नहीं है। तो और वहां पर क्या होता है कि जो ब्रांडेड चीजें हैं ना, वो वाकई सेकंड हैंड मिल जाती हैं, और क्वालिटी उनकी अच्छा, क्योंकि उनकी जो कंपनीज हैं वो तो ब्रांडेड हैं। तो वहाँ काफी अच्छी कंडीशन में जो है जूते, कपड़े, इस टाइप की चीजें ब्रांडेड मिल जाती हैं। और मैं कहती हूँ कि बड़ा अच्छा ये एक चांस है, या ऐसा एक तरीका है कि जिसमें दरमियाने दर्जे के लोगों को काफी अच्छी, एक तो ये कि वन रूफ के नीचे सब चीजें मिल जाती हैं, अलग अलग नहीं जाना पड़ता। तो आई थिंक कि संडे बाजार जाना एक बड़ी अच्छी चीज है और इससे बड़ा फायदा होता है। अच्छा, अब जैसे मैं हूँ या आप हैं या कोई और है, अगर उसकी चॉइस नहीं है कि वो वहाँ से एक्सेसरीज, ज्वेलरी, कपड़े या शूज़ नहीं ले रहे हैं, तो वो घर की ग्रॉसरी जैसे कि सब्जियाँ हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लेने के लिए जा रहे हैं, तो चले उनको तो फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आयशा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सारी शॉपिंग ही संडे मार्केट से करते हैं, और उस वजह से वो कभी कभी फ़ायदे में भी रहते हैं, नुकसान भी उनको हो जाता है। वो इस सेंस में कि अगर उन्होंने कोई शूज़ लिया है, मतलब अगर उन्होंने कोई अच्छा शूज़ लिया है जो कि ब्रांडेड है और उनको मिल गया अच्छी कंडीशन में, तो वो अगर ख़रीद भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ सस्ता मिल रहा है। मेरी जितने लोगों से बात हुई है या जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पर, तो वो ये बताते हैं कि भाई 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये का जो है वो शूज़ होता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि हज़ारों में ही होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको हंड्रेड्स में या 1000 के अंदर मिल जाएगी। तो फिर वो लोग वहाँ से लेकर आते हैं और उसके बाद दोबारा से उनको वो ख़रीदना पड़ता है। लेकिन अगर यही पैसे आप 4000 की कोई शूज़ ले रहे हैं, यानी कि आप 3000 का कोई शूज़ ले रहे हैं, दूसरी मार्केट से आप नए पेयर्स ले रहे हैं शूज़ के, तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं है कि वो जो आपका नया शूज़ है वो ज़्यादा चल जाएगा कंपैरेटिवली, कि आप संडे मार्केट से जाके ले रहे हैं और 2.5-3 हज़ार में ले रहे हैं, 2.5 हज़ार में ले रहे हैं, और फिर आपको उसको जो है वो चेंज करना पड़ रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एंड ऑल दैट। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि डिफेंस में है मार्केट लगती है। वो डिफेंस में क्यों लगती है? इसकी वजह ये है कि वहाँ के लोग भी वहाँ जाते हैं, तो वो उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी वहाँ पर जो ब्रांडेड चीजें हैं, मैं बताऊं आपको, जो 10,000 का शूज है ना वो 2,000 में मिल जाएगा, क्योंकि जो ब्रांडेड बाहर के हैं वो 10-15 हजार के शूज हैं, वो 2-3 हजार में मिल जाते हैं। और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि वो टूटे हुए नहीं होते, सामने से नजर आ रहे होते हैं, और ब्रांड होता है क्योंकि, तो वो चलता भी है, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक मेरा तजुर्बा है कि वहाँ की चीजें अच्छी होती है, मैंने खुद काफी खरीदी है। जैसे कि हम कहीं बाहर टूर पे जा रहे थे तो मुझे बहुत फर वगैरह के कोट की जरूरत थी जो यहाँ मार्केट्स में नहीं मिलते, तो मैंने वहां से फर कोट्स वगैरह लिए थे, आज तक रखे हैं मेरे पास, और मतलब कोई खराबी नहीं है उनमें। तो हाँ, चलिए, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया लोगों का। वरना अमूमन जो है वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर हम संडे मार्केट जाएंगे और वहाँ से हम इस तरह से शॉपिंग करते हैं तो वो जाहिर सी बात है सेकेंड हैंड कोई चीज़ है या फिर वो यूज़ में है कोई चीज़, तो फिर वो दोबारा से हमें ख़रीदनी पड़ेगी। बट आप जिस तरह से बता रही हैं कि नहीं, संडे मार्केट में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो भी मिल जाती हैं। यानी 10,000 का शूज़ अगर आपको 2000 में मिल रहा है तो दैट्स ग्रेट। लेकिन माई पॉइंट इज़ कि फिर उसको चलना भी चाहिए। ये ना होना कि अगर आपने, जैसे अब आपने कहा कि मैंने फर वगैरह लिए थे जब आप जा रही थी विंटर्स में ट्रैवलिंग पे, तो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट कि वो आपके पास अभी तक हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं कि आपने थोड़े पैसों में चीज़ ले तो ली है लेकिन उसके बाद फिर वो ख़राब हो रही है और दोबारा आप अगेन एंड अगेन जाके ले रहे हैं, तो फिर ये तो आपके पैसों का ज़िया है। तो शॉपिंग की मैनेजमेंट, यानी जो बजट फ्रेंडली शॉपिंग है, वो कैसे की जा सकती है, ये हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करें। जो मैं बताती हूँ, नॉन ब्रांडेड चीज जो आप किसी दुकान से लेते हैं 2000 की, उसमें ज्यादा खदशा है कि वो खराब होती रहेगी क्योंकि उसका मटेरियल अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो आप सेकंड हैंड खरीदेंगे ना, इसका मटेरियल ऑलरेडी बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्रांडेड है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बार बार खराब होगी। मुझे नहीं लगता ये चीज ज्यादा चलेगी। और जब मैं कोई आम दुकान से नया 2000 का लेती हूँ तो मटेरियल अच्छा नहीं है, वो जल्दी खराब हो जाता है।
ये मेरा जाती तजुर्बा है। और नहीं, मैं ये ये बहुत समझती हूँ बहुत कि अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छी बात की है। मैं इसको और एलिब्रेट कर देती हूँ कि आयशा जो है वो ये कह रही हैं कि अगर आप किसी शॉप से न्यू 2000 की चीज़ लेते हैं और जाके संडे मार्केट से या बचत बाज़ार से ब्रांडेड चीज़ लेते हैं उन्हीं पैसों में, तो वो ब्रांडेड चीज़ जो है उसकी कम से कम गारंटी तो है कि वो ज़्यादा चलेगी, जबकि जो नई प्रोडक्ट आपने ली है या नई ब्रांड या आपने कोई भी ऐसी नई चीज़ ली है तो वो क्योंकि ब्रांडेड नहीं है तो उसकी वो गारंटी नहीं होती। और ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त आपने रेज़ किया आयशा, क्योंकि बहुत सारे लोग संडे मार्केट इस वजह से भी नहीं जाते हैं कि भाई नहीं वहाँ पे तो सेकेंड हैंड चीज़ मिलती है, यूज़ चीज़ें मिलती हैं, और बहुत सारे लोग इस वजह से भी जाते हैं जो आपके पॉइंट से एग्री करते हैं। तो शॉपिंग की जो मैनेजमेंट है, जो बजट मैनेजमेंट है, वो कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें संडे मार्केट से ले लेनी चाहिए और क्या चीज़ों को आप दूसरे मार्केट से जाके लें, किस चीज़ में फ़ायदा रहता है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो मतलब घर की ग्रोसरी है वो वहाँ ताजा मिलता है, फ्रेश होता है। अच्छा। और हाँ, और क्योंकि वो हाथों हाथ सेल हो रहा होता है ना, क्योंकि बहुत लोग आए हुए होते हैं तो उनका सामान बहुत फ्रेश होता है। सम टाइम मैं बताऊं कि मीट वगैरह भी वहाँ पे फ्रेश मिल जाता है। दूसरे बर्तन जो होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। ओके। जैसे पैन, फ्राई पैन वगैरह होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं, तो वहाँ बड़े अच्छे मिल जाते हैं। जबकि आप दुकानों पे जाएं या मॉल की दुकानों में जाएं तो वो क्या करते हैं कि अपनी दुकान के जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंस है, अब एसी चल रहा है या जो भी है, उसका भी वो उसमें जो है ना ज्वाइन कर देते हैं जो उसका कॉस्ट होती है। लेकिन यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। दूसरे में बताऊं कि कपड़े भी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे घर में पहनने के होते हैं ना, जीन्स, ट्राउजर्स और इस टाइप की चीजें बहुत ही कम कीमत में मिलती है। मैंने खुद खरीदी और वो बहुत अच्छी होती है। पता नहीं कैसे एक्सपोर्ट का माल कहीं से लाते हैं, डंप जो हुए होते हैं, तो क्वालिटी उसकी एक्सपोर्ट वाली होती है, लेकिन वो काफी सस्ते पैसों में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये जो हमारे मुल्क के लोग हैं जो छोटे कारोबार करते हैं ना, इन लोगों को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि कहीं से भी लेकर आते हैं, जो मतलब ज़ैना मार्केट वगैरह में भी सामान मिलता है, वहां से लेकर आते हैं। इनके कारोबार को थोड़ा फरोग मिलता है, तो क्या हर्ज है कि ये लोग भी थोड़ा कमा लें, हमारा भी फायदा हो जाए। तो आई थिंक इतवार बाजार बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, या बचत बाजार, तो इससे दोनों को फायदा है, खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी। खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी, दोनों को ही फायदा है। सही कह रही हैं। अच्छा, ये फिर खवातीन क्यों कहती हैं कि जी महंगाई इतनी है कि अब तो बचत बाज़ारों में भी चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, संडे मार्केट में भी चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, क्या ग्राउंड रियलिटी है? यार बात ये है कि असल में ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि अब वो लोग भी क्या करें, जो कहीं से लेकर आ रहे हैं सामान, तो उनको भी पीछे से वाकई महंगा ही मिल रहा है। तो उस नजरिए से जो लोग जाते हैं ना, खवातीन जाती हैं, तो उनको वही पुराने वाले जो है ना रेट जो है वो जहन में, कि पहले तो 20 रुपए किलो आलू था, 80 रुपए। लेकिन ये है कि जैसे कि आप दूसरी दुकानों में जाएं, सब्जी फल की मार्केट में जाएं, वहां जो महंगाई है ना, तो महंगाई तो बचत बाजार वालों पर भी असर कर रही है, तो थोड़े बहुत रेट तो वो भी बढ़ाएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा समझना चाहिए, लेकिन निस्बतन फिर भी बचत बाजार में पैसे कम हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं बचत बाजार में पैसे कम होते हैं। अच्छा, अब चलिए, ये तो हमने स्मार्ट शॉपिंग का जिक्र कर लिया ना, कि कुछ चीज़ें आपने संडे मार्केट से ले ली, बचत बाजार से ले ली, कुछ चीज़ें जाके आपने कहीं और से ले ली, किसी और शॉप से ले ली, तो इस तरह से आपने मिक्स मैच करके अपना जो है वो हाँ बजट को जो है वो बजट के अंदर जितनी चीज़ें आ सकती थी वो आपने समअप कर ली, तो दैट्स ग्रेट। अब कुछ लोगों का पूरा जो कहना चाहिए ना कि रिलाय होता है, यानी कुछ लोग पूरी शॉपिंग ही संडे मार्केट से करते हैं, जिसमें शादी की शॉपिंग भी आ जाती है। अब ये बताएं कि क्या ये जो जहेज़बरी के जोड़े होते हैं, ये क्या बचत बाज़ारों में मिल सकते हैं, ये संडे मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं? क्योंकि कई ऐसे वहाँ पर स्टॉल्स होते हैं जहाँ पर बड़े काम वाले जोड़े भी लगे हुए होते हैं, तो उनकी क्या ड्यूरेबिलिटी होती है, उनकी क्या जो है ना वो लाइफ होती है उन कपड़ों की? देखिए, उसमें ये कि जिसमें जो काम वाले कपड़ों की बात आती है ना, तो उसमें जो है ना पैसे जितने डालो ना, उतना अच्छा काम होता है। मैं इसमें बिलीव करती हूँ, जितने कम पैसे उतना कम अच्छा। ड्यूरेबिलिटी तो होती है, लेकिन काम की क्वालिटी में फर्क होता है। इन चीजों में देखिए फर्क है, तो आप जितने पैसे डालेंगे उतना ही नफीस और खूबसूरत काम कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर शरारे गरारे वो होता है कि किसी के यूज्ड अगर शरारे गरारे हैं या किसी ने वन टाइम वेयर है, तो वो वहाँ पर होते हैं, मौजूद होते हैं, और वो दे रहे होते हैं, या कपड़े दे रहे होते हैं उस तरह के। तो क्या वाकई खरीद लेना चाहिए वहाँ से खवातीन को, या नहीं वो पार्ट स्किप कर देना चाहिए और कपड़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक जगह पे, सही जगह करनी चाहिए, नई जगह पर करनी चाहिए, जहाँ से आपको नए कपड़े मिलें? निस्बतन क्योंकि कपड़े बहुत लॉन्ग टर्म यूज होते हैं, तो मेरे ख्याल से कपड़ों का काम काला पड़ना या इस टाइप की जो है ना क्वालिटी खराब होती है, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म चलाने के लिए थोड़े पैसे डाल के हिम्मत करके 4 जोड़ों की जगह 2 जोड़े ले लें, लेकिन अच्छी जगह से,
क्योंकि कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज इस तरह शादी ब्याह के कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्वालिटी मैटर्स। बिल्कुल क्वालिटी मैटर्स। शादी ब्याह के जो जोड़े हैं या आपके आम पहनने वाले भी जो जोड़े हैं, आपने देखा होगा कि वो स्टॉल्स के ऊपर कुर्तियाँ वगैरह भी लगी हुई होती हैं और वो बहुत सारे वहाँ पर शूज़ भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जो ख़वातीन ले रही होती हैं। लेकिन अगर वो आप संडे मार्केट के बजाय किसी और मार्केट से नहीं लेंगी तो उसमें आपको 3 तरह के फ़ायदे हो जाएंगे, जिसमें से आपका सबसे पहले हाइजीन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाएगा कि वो कपड़ों के अंदर पता नहीं क्या है, वो उस प्रॉपर वॉश हैं या नहीं है, वो उन्होंने वन टाइम वेयर के बाद किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया, यहाँ तक लेकर आए। फिर दूसरा, जो आप शूज़ वगैरह लेते हैं तो जो मर्द हज़रात होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो सॉक्स वगैरह वेयर कर लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ख़वातीन अगर संडे मार्केट से शूज़ वगैरह लेती हैं तो उनको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से हैंडल होते हुए आ रही है। एट एनी कॉस्ट धोखे की इस्तेमाल करनी होती है चीजें, एट एनी कॉस्ट ना। हाँ ये बिल्कुल तो आपको करनी पड़ती है बिल्कुल। वो कुछ चीज़ें अगर, अब बात वो ये ना कि या तो फिर अगर आपने संडे मार्केट से हर हाल में चीज़ें लेनी है तो फिर तो आपको ये भी टैक्टिक्स पता हो कि भाई ये वॉश कैसे होगा, ये हैंडल कैसे होगा, ये धुलेगा कैसे, इसके जो जर्म्स हैं वो कैसे निकालेंगे, लेकिन यूजुअली लोगों को नहीं पता होता। तो उसके लिए बेहतर ये है कि फिर वो मिक्स मैच कर लें, यानी अगर शूज़ हैं, ड्रेसेस हैं या इस तरह की कोई एक्सेसरीज़ हैं जो कि उनको लगता है नहीं संडे मार्केट से नहीं लेनी चाहिए, तो वो जाके कहीं बाज़ार से, नए बाज़ार से ले लें, जो मतलब जो हाँ न्यू ले लें। लेकिन बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ उनको लगती है कि ज्वेलरी है या कोई ऐसी ज्वेलरी है जो कि बड़ी एंटीक है और वो वहाँ पर संडे मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है। हाँ, मुझे पर्सनली मैं 1-2 दफ़ा जब आयशा संडे मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ से एक चीज़ ली थी जो कि वो शो पीसेज होते हैं ना, मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि वहाँ पर शो पीसेज होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, वो हार्मफुल भी नहीं होते, उनको आप वॉश भी कर सकते हैं और अगर वो टूट भी जाए या उनका कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो आपको इतना नहीं लगता दिल पे कि नहीं चलो हाँ कि बहुत ही ज़्यादा कोई नुकसान हो गया। तो ये बताएं कि शॉपिंग हैक्स में संडे मार्केट जाना बेनिफिशियल है या नहीं है और किस तरीके से ये बजट फ्रेंडली है। अच्छा देखिए, ओवरऑल जो हमारी बातों का जो जितना सम निकला है उसमें यही है कि देखिए कुछ लोग हमारे तबके आजकल के महंगाई के हिसाब से कि वो अच्छी दुकानों में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हार्ड एंड फास्ट उनको यहीं जाना है, तो मेरे ख्याल से इतना महंगा सौदा नहीं है। ये सच है कि हाँ क्वालिटी थोड़ी लो तो मिलेगी, लेकिन नो चॉइस जिसको आप कहेंगे ना, तो हर तबके के लोग बड़ी दुकानों में नहीं जा सकते, तो वहाँ पे वैरायटी मिल जाती है। एक सबसे बड़ी बात, एक छत के नीचे तमाम शॉपिंग हो जाती है, और ये सच है कि सारी क्रॉकरी की, सब्जी की, कपड़ों की एक दफा में आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्स के जो लोग हैं जो वहाँ बेच रहे हैं उनका भी कुछ फायदा हो जाता है पाकिस्तान में रहने के हिसाब से, और जो खरीद रहे हैं उनका भी कोई फायदा हो ही जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कपड़े जब हम लोग कोई घर में पहनने जैसे कपड़े लेते हैं ना, तो वो सेकंड हैंड नहीं होते, वो फर्स्ट हैंड ही होते, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन फिर मैं बताऊं, बहरहाल पे नो चॉइस तो लेना तो वही पड़ते हैं। हाँ ये सच है कि आप कोई बड़ी चीज की शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि शादी के कपड़ों की आपने बात की, तो वो यहाँ से लेना मुनासिब नहीं है। वो थोड़ा, मैं यही कह रही हूँ कि 4 जोड़ों की जगह 2 जोड़े ले लें, लेकिन अच्छी जगह से लें ताकि वो थोड़ा चल जाए और काम वगैरह काला ना पड़े उसका। तो मेरे ख्याल से बजट फ्रेंडली है और इतवार बाजार इज अ गुड चॉइस, और ये अच्छा है, बहुत ज्यादा हमारे मुख्तलिफ तबके के लोगों के लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बजट फ्रेंडली है। और अगर जो लोग संडे मार्केट जाते हैं उनको बहुत स्मार्ट शॉपिंग करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वहाँ से क्या लें और क्या नहीं लें। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच आशा फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हमने जो है वो टिपिकल वो बातें की हैं जिसमें ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि जी क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो आपका जो दिल करता है, जहाँ से दिल करता है ज़रूर ख़रीदें, लेकिन ये देख कर ख़रीदें कि क्या चीज़ आपके लिए बजट फ्रेंडली है या क्या चीज़ आपके लिए बजट फ्रेंडली नहीं है, और कौन सी चीज़ आपको कहाँ से लेनी चाहिए। ये शॉपिंग के जो हैक्स होते हैं या शॉपिंग की जो ट्रिक्स होती हैं ये आपको आनी चाहिए, जो हमने आज आपके साथ में डिस्कस की। चलिए जी, आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियस 10।